हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आ चुका हूँ वेक्टर कैलकुलस के पार्ट नंबर 10 पे और कंसेप्ट ऑफ कर्ल का पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, जो लोग भी देख चुके होंगे उनको बड़ा अच्छा लगा होगा। कर्ल का मीनिंग जो था वो रोटेशन था, और जिस भी वेक्टर में रोटेशन कंपोनेंट्स होते हैं वो एक रोटेशनल वेक्टर होता है, बट अगर रोटेशन कंपोनेंट ना हो तो इरोटेशनल होता है। ऐसा बात भी किए थे और मैं दिखाया भी था कि अगर आई के साथ में अगर एक्स लिखा है या आई के साथ में वाई लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ये सब भी बातें किए थे। तो लास्ट क्लास में मैं ट्राई किया था कि आपको एक अच्छा फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में अच्छा आइडिया लगे, और मैथ्स तो हम करते ही हमेशा से अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर 2 है, और भी बातें करेंगे और आज हमारा कर्ल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है आज की क्लास के बाद फिर बचेगा सिर्फ थ्योरम पढ़ना बचेगा। ठीक है, तो हम लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन की बात, ये सब बातें होगी। ठीक है, तो आज तो अभी हम कर्ल का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करते हैं, और इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, आईआईटी के प्रोफेसर को क्या पूछना पसंद है वो सब बातें भी आज अपन करेंगे। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा, ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना टफ नहीं होता है, क्योंकि किसी को बताना नहीं होता कि कंजर्वेटिव फील्ड का क्या मतलब होता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट होता है तो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में उसको बड़ा गुड आइडिया होना चाहिए। लेकिन कोई सिविल मैकेनिकल वाला है, हो सकता है उनके टेक्निकल सब्जेक्ट में कंजर्वेटिव फील्ड वर्ड यूज होता होगा। बाकी हम फिजिक्स वगैरह में जब पढ़ते थे 11th 12th में, तो वहां पे कंजर्वेटिव फील्ड की जरूर बात करते थे, स्पेशली 12th वगैरह में जब हम बात करते थे। लेकिन जब हम मैथ्स पढ़ते, सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते, तो कंजर्वेटिव फील्ड कर्ल से रिलेटेड लोगों को पता रहता और उतने से हमारा काम चल जाता। तो जो काम चल जाता वो भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वो भी बात कर लेंगे। मतलब मेरा काम ये है कि सिर्फ उतनी ही बात ना किया जाए जितने से आपका काम हो जाए, थोड़ा सा उसका और बढ़ा दिया जाए कि गुड आइडिया हो। उतना डिटेलिंग भी नहीं करूंगा जितना 12th फिजिक्स में करते थे हम लोग। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में लिखा है कि कंजर्वेटिव फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड वेयर द लाइन इंटीग्रल या वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये लिखा आपके पास कि जो आप वर्क डन कर रहे हो या लाइन इंटीग्रल कर रहे हो आपके पास बिटवीन 2 पॉइंट्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये जो कंजर्वेटिव जो फील्ड होता है आपके पास, दिस वन, ये जो आपके पास कंजर्वेटिव जो फील्ड होता है, ये दिस वन, ये आपके पास पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास यार ये फोर्सेस है आपके पास और ये वर्क डन है आपके पास, ए पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एसपी, और ये एंडिंग पॉइंट है ये। और अगर मैं बोलूं कि देखो ए से बी आपके पास, ये आपके पास पाथ 1 है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ये पाथ 2 आपके पास, ये ग्रीन वाला पाथ 2 है, और ये पाथ 3, तीनों से हम बी पॉइंट पे जा रहे हैं स्टार्टिंग। और अगर ये तीनों का वर्क डन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस या कोई फील्ड है तो कंजर्वेटिव फील्ड होगा। कोई बोलेगा सर हम अभी मैथ्स में क्या करें, ठीक है अभी आता हूं। बट अगर अगर ए से लेके बी पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अच्छा, अगर हम ट्वेल्थ में पढ़े होंगे या ट्वेल्थ पढ़ते या ट्वेल्थ वालों को पढ़ाता तो मैं ऐसे ही बात करता कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड्स, हम फील्ड्स अभी फोर्स की बात कर लिए, फील्ड्स की बात कर सकते हैं। तो अगर इससे भी अगर आपके पास जा रहे हैं तो ये देखो आपके पास ये पाथ 1 है W1, ये पाथ 2 है ग्रीन वाला, ब्लू वाला जो है पाथ 3 है। और अगर ये आपके पास बराबर नहीं है, सबका पाथ जो है अलग अलग आपके पास अलग अलग पाथ से जा रहे हैं, तो वर्क डन अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब लाइन इंटीग्रेशन जो होगा वो अलग अलग होगा, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स होगा या फोर्सेस होगा। तो दो टाइप की चीजें आपको बताया। तो हम बोल रहे थे कि जो भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, सिर्फ वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, नॉट नॉट द पाथ टेकन, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। फॉर कंजर्वेटिव फील्ड द कर्ल इज जीरो, ये हमारे सबसे काम का है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब हम पढ़ रहे हैं यहां पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ये अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथ्स की तो हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कर्ल इज जीरो। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो हम बोल रहे हैं कर्ल इज जीरो, इसका मतलब है कि हम पहले इरोटेशनल बोलते थे कि किसी का भी कर्ल अगर जीरो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल अगर जीरो है तो इरोटेशनल बोलते थे। इसका तो आज हमारे पास दो टर्म हो गए कि अगर कर्ल अगर आपके पास जीरो है तो इरोटेशनल तो बोलते हैं, इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड भी बोलते हैं। इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड को अगर मैं बोलूं कि कंजर्वेटिव फील्ड इज आल्सो रिफर्ड एज इरोटेशनल फील्ड तो कुछ गलत होगा? नहीं होगा। इसको अगर मैं बोलूं कि इरोटेशनल इरोटेशनल फील्ड तो कुछ गलत होगा? नहीं, कुछ गलत नहीं होगा।
irrotational field is also referred as conservative field. Conservative field is also referred as irrotational field. That means the curl will be zero. इतने से मैथ्स का काम हो जाता है, हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि पाथ इंडिपेंडेंट है और हम वर्क डन कर रहे हैं। बट फिर भी मेरे को लगता है यार, क्योंकि आप गूगल सर्च करोगे तो गूगल सर्च में ये बातें कम मिलेगी, कर्ल वाली मिलेगी, लेकिन ये ज्यादा मिलेगी क्योंकि फिजिक्स में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ते तो वहां खूब बातें होती है। लेकिन मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ रहे हैं, केमिकल वाले भी पढ़ रहे हैं, सिविल भी पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन भी पढ़ रहे हैं, और ऐसे लोग भी पढ़ रहे हैं जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से भी नहीं है। उस केस में सिर्फ उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्ल जीरो मतलब कंजर्वेटिव फील्ड, इसको रोटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी कंजर्वेटिव फील्ड में आपके पास ये आता है, ये मैं बता दिया, जैसे कि आपको आइडिया है कि अच्छा ये होता है। अगर मैं कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी की बात करूं, कभी जरूरत पड़ गई कि यार प्रॉपर्टी क्या होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ मैथ्स, तो भैया ये क्लियर होना चाहिए कि सर ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जो मैं आपको बताया, बस हमेशा याद रखें। एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल फंक्शन होगा, इसका मतलब है जो भी वेक्टर फील्ड आया होगा वो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन से आया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कंफर्म है कि जब मैं कंजर्वेटिव फील्ड की बात करता हूं तो एक जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा उसका ग्रेडियंट से जो वेक्टर बनेगा यही कंजर्वेटिव फील्ड फॉर्म करेगा, दिस वन, यही कंजर्वेटिव फील्ड फॉर्म करता है हमेशा। अच्छा, और भी बात करेंगे। जीरो कर्ल होता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीरो कर्ल होता है। आपका काम इंजीनियरिंग मैथ्स में इससे काम हो जाता है कि कर्ल ऑफ ए कंजर्वेटिव फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इंडिकेटिंग नो रोटेशन, कोई रोटेशन कंपोनेंट होगा नहीं। थोड़ी सी बात करूंगा मैं इस बारे में भी। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट फील्ड इज ऑलवेज जीरो, बोला जा रहा है कि एक किसी भी ग्रेडियंट फील्ड का जो कर्ल होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। किसी भी अगर कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसका अगर मैं ग्रेडियंट निकाल लूं उसके बाद उसका कर्ल फाइंड आउट करूं तो इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेकिन इसको मैं लेटर डिस्कस करूंगा, आज ही बात करेंगे लेटर, बट थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये अगर मैं बोलूं तो ये 5 स्टार पॉइंट है, लेकिन इतनी जल्दी इसकी बात नहीं करते, आज ही करेंगे लेकिन थोड़ी देर में करेंगे इस वाले पॉइंट। अच्छा, अब हमेशा फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि नो रोटेशन और सर्कुलर इन द फील्ड होगा अगर वो इरोटेशनल या कंजर्वेटिव फील्ड है। फील्ड लाइंस डोंट कर्ल और स्विल अराउंड एनी पॉइंट। ठीक है भैया, हमको पता चल गया कि कर्ल नहीं होगा, वो कर्ल नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, उसी को हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा ECEE वाले लोग जब पढ़ते हैं ना, वैसे तो फिजिक्स यार सभी लोग पढ़ते हैं, ECEE वाले लोग तो इंजीनियरिंग में पढ़ते ही है, बाकी फिजिक्स तो हर व्यक्ति पढ़ता था ना, फिजिक्स तो हर व्यक्ति पढ़ता था, 12th तो सभी लोग पास करके आए, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले। वहां पे हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कंजर्वेटिव हमेशा बोलते थे। कंजर्वेटिव इसलिए बोलते थे आपके पास कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होता था, जब भी जो चार्ज मूव करते थे एक पॉइंट से 2 पॉइंट पे, वो हमेशा डिपेंड करते थे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते थे। जो चार्ज मूव करते थे आपके पास, जो फोर्स लगता था चार्ज को मूव करने में, वो आपके पास पाथ इंडिपेंडेंट होता था, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता था। एग्जिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियल फंक्शन, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, जीरो कर्ल आपके पास आएगा, इसका मतलब है कि डेल क्रॉस ई, जब भी आप ECEE वाले पढ़ते हैं तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। बट ठीक है, हमारे लिए तो मैथ्स वाली बातें चल रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल फंक्शन में की मसबा बता देता हूं आपको। क्या मसबा बता देता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि कोई भी फंक्शन अगर आपके पास ये है, मतलब सपोज करो एक, आपको पता है अभी मैं बोला कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, बट नेगेटिव यूज नहीं कर रहा हूं मैं, डेल भी लिख रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, बोलते हैं ना ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल फंक्शन, ये यही होता है आपके पास। इसका मतलब है कि सपोज करो, देखो आपके पास एक, अभी आगे और भी बढ़ूंगा, जब मैं आपको वेक्टर आइडेंटिटी बताऊंगा, आज की क्लास जब खत्म होगी तो आपको अच्छा ही फील होगा, बहुत सारी बातें पता चल जाएगी। बट ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं कि यार देखो, कोई भी क्वांटिटी अगर वो कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है और अगर उसका ग्रेडियंट अगर आप निकाल लिए तो ठीक है, वो तो बन गया वेक्टर। अब जब उसका कर्ल फाइंड आउट करोगे तो हमेशा जीरो आएगा। सपोज करो, देखो जैसे V है, एग्जांपल लेके दिखाता हूं, एक पोटेंशियल आपके पास है V, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन ले लिया XYZ, ये ले लो XYZ ले लिया, लो स्केलर पॉइंट फंक्शन ले लिया, पोटेंशियल ले लिया, स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब मैं बोल रहा हूं मेरे को डेल V निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल निकालना है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को 12th की बात कर रहे हैं, आप फिजिक्स सब लोग पढ़े, ऐसा मत बोल दो कि सर हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं। अरे भाई, फिजिक्स तो सब पढ़े होंगे ना, है ना। कल ऐसा थोड़ी होगा कि कोई वाटर की बात हो रही तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बोल देगा सर ये तो फ्लूइड की बात हो रही, सर ये तो मैकेनिकल वालों को आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मतलब बेसिक जो चीजें 11th-12th में हम पढ़े उनकी बातें थोड़ी बहुत हो सकती है। तो डेल वी की बात अगर करूं तो क्या होगा सर, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, बिल्कुल सही, डेल वी बाय डेल वाई
जे के प्लस डेल वी बाई डेल जेड के के। अच्छा जब मैं डेल वी बाई ये आपके पास ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ पोटेंशियल का, डेल वी बाई डेल एक्स कर लूंगा तो क्या आ जाएगा सर, वाई जेड आ जाएगा। देखो आपके पास डेल वी बाई डेल एक्स किया, वाई जेड आई आ गया। फिर डेल वी बाई डेल वाई किया तो क्या आ गया, एक्स जेड क्या आ गया, जे आ गया। और डेल वी बाई डेल जेड किया तो कितना आ गया, एक्स वाई के आ गया। ये देखो ध्यान से, ये डेल वी आ गया आपके पास। अब सोचो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, कर्ल ऑफ ई निकल गया आपका, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे अपन। अब इसका कर्ल फाइंड आउट करना, मतलब डेल क्रॉस डेल वी निकालना है, या आप बोल सकते हो डेल क्रॉस ई निकालना है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगला पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं कि यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ग्रेडियंट ऑफ, नेगेटिव वर्ड को हटा दिया ना, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो डेल वी की वैल्यू कितनी आई थी, डेल वी की वैल्यू आई थी सर, ये आई थी वाई जेड आई, सर ये वाई जेड आई थी एग्जाम्पल जो लिया था उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या आई थी सर, एक्स जेड जे आया था। फिर क्या आया था, एक्स वाई के आया था, के आया था। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कर्ल ऑफ ई। ये तो निकाला जा सकता है कैसे, हमको पता ही है, आई जे, ये हमेशा अच्छे से लिखा करो, आई जे के, ये डेल बाई डेल एक्स हो गया, ये डेल बाई डेल वाई हो गया, और ये डेल बाई डेल जेड हो गया। ये देखो ध्यान से क्या क्या कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। आई का कंपोनेंट कितना है, वाई जेड, ये वाई जेड हो गया, ई एक्स, ई वाई कितना हो गया, जे का कंपोनेंट एक्स जेड, और ये कितना हो गया, ई जेड एक्स वाई। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्या आ गया आई के साथ, क्या आ गया देखो ध्यान से, डेल बाई डेल वाई के तो एक्स आ गया, माइनस डेल बाई डेल जेड के तो कितना आ गया, एक्स आ गया, एक्स माइनस एक्स आ गया, माइनस जे कैप, जे के साथ ये गया, ये गया, डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो वाई आ गया, माइनस डेल बाई डेल जेड करेंगे तो वाई आ गया, प्लस के कैप, क्या आया के कैप के साथ, ये गया और ये गया, डेल बाई डेल एक्स एक्स करेंगे तो जेड आ जाएगा, और डेल बाई डेल वाई करेंगे तो जेड आ जाएगा। देखो जेड माइनस जेड कितना आ गया आपके पास सर, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। सही, तो नल वेक्टर आ गया, बिल्कुल नल वेक्टर आ गया। तो देखो नल वेक्टर आ गया डेल क्रॉस ई। और अगर किसी का कर्ल जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर वो एक इरोटेशनल वेक्टर है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कोई बोलना चाहे कि मैं सर क्या बोलना चाहता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, सर मैं इरोटेशनल वेक्टर बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल बोलो यार इरोटेशनल वेक्टर, कल तक तो बोल ही रहते अपन। लेकिन अभी अगर आप फिजिक्स पढ़ते होते तो इसको ये वाला टर्म जरूर लिखा रहता, क्या लिखा रहता, कंजर्वेटिव फील्ड, द कंजर्वेटिव फील्ड। हर वो फील्ड जो किसी ग्रेडियंट से मिलके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से मिलके बन गया, किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन, पोटेंशियल स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, जब भी कोई ग्रेडियंट से बनता है कोई वेक्टर तो वो हमेशा इरोटेशनल वेक्टर होता है, उसमें कोई रोटेशन के कंपोनेंट होते ही नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई रोटेशन के कंपोनेंट नहीं है, इसमें कोई रोटेशन के कंपोनेंट है, वाई जेड दोनों था एक के साथ। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपके पास ये, तो इसका मतलब है कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास, तो कंजर्वेटिव फील्ड कहीं पे लिखा हो चाहे रोटेशनल वेक्टर लिखा हो, इसका मतलब कर्ल जीरो। अच्छा मैथ से इसलिए हम सिग्निफिकेंस की बात नहीं करते, मैथ्स में तो आपके पास एक वेक्टर दिया रहेगा, वो वेक्टर कहां से आया, किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के ग्रेडियंट से आया, ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि मैथ्स में तो हम सिंपल एक वेक्टर लिख देते, ए वेक्टर बी वेक्टर एफ वेक्टर कुछ भी लिख देते। लेकिन अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते, तो फिजिक्स में कोई भी चीज कहां से आई बड़ी मैटर करती, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया बड़ा मैटर करता। तो वहां पे बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है और पोटेंशियल के ग्रेडियंट से आया है, ऐसा करके बात करते हैं। लेकिन मैथ्स में आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है, आपसे बहुत नॉर्मल बात करने वाले हैं। और हो सकता है कई बार आपको बहुत ज्यादा आइडिया ना हो, फिजिक्स का आइडिया ना हो, सिग्निफिकेंस आपके पास ना हो, लेकिन आप थोड़े से स्मार्ट हो मैथमेटिकली, तो आप एग्जीक्यूट कर लेते हो तो भी ओके। ठीक है, तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव मीनिंग द एनर्जीज कंजर्व ऐसे चार्ज मूव्स विद इन द फील्ड। ये आपके पास था कि कंजर्वेटिव हम क्यों बोलते हैं, तो कंजर्वेटिव इसलिए बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव होती है, मीनिंग द एनर्जीज कंसिडर्ड ऐसे चार्ज कंजर्व, एनर्जीज कंजर्व ऐसे चार्ज मूव्स विद इन द फील्ड। तो जब चार्ज आपके पास मूव करता है फील्ड के अंदर ही, तो एनर्जी कंजर्व रहती है आपके पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिटरमाइन द वर्क डन रिगार्डलेस ऑफ द पाथ। तो ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स की बातें कर लिया। अब आपके पास पता है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, आपके पास एक टर्मिनोलॉजी लिखा है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन वो आपके पास जिसमें कि आपका जो वेक्टर है आपके पास, देखो इफ ए गिवन वेक्टर फील्ड एफ इज इरोटेशनल, तो डेल क्रॉस एफ जीरो होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए स्केलर फंक्शन फाई सच दैट एफ इक्वल टू डेल फाई। इसका मतलब है कि एक वेक्टर अगर आपके पास किसी ग्रेडियंट से मिलकर बन रहा है, तो वो जो
फंक्शन है स्केलर पॉइंट फंक्शन, उसको स्केलर पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब स्केलर पोटेंशियल फंक्शन आपके पास हम कम बोल रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं कि स्केलर पोटेंशियल फंक्शन का अगर मैं ग्रेडियंट निकाल रहा हूं तो एक वेक्टर बना रहा हूं, और उस वेक्टर का तो हमेशा रोटेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका कर्ल तो जीरो होगा। तो आपके पास ऐसे वाले जो फंक्शन है आपको स्केलर पोटेंशियल फंक्शन बोलते थे। कैसा कभी कोई पूछा नहीं बहुत ज्यादा, बट फिर भी जब हम मैथ्स पढ़ते तो ट्राई करते कि हर एक चीज कवर की जाए, कोई चीजें बची ना रहे, कहीं पे कोई टर्म मिल गया स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, फिर आप सोचोगे स्केलर पॉइंट फंक्शन था, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन कैसे हो गया। स्केलर पॉइंट फंक्शन तो आप जानते हो, आपके पास 3D या 2D में कोई भी आपके पास फंक्शन जो कि वेरी करेगा आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज के अकॉर्डिंग या एक्स वाई जेड की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जो जिसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो एक वेक्टर बनेगा और उस वेक्टर का कर्ल जो होगा वो जीरो होगा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे उसको स्केलर पोटेंशियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे आज की क्लास में, क्वेश्चन की बात करेंगे और उसी से हम अपनी बातों को और इंप्रूव करते जाएंगे। कर्ल पढ़ के आ ही रहे हम लोग। आपको 2013 में क्वेश्चन आया और बोला गया आईआईटी बॉम्बे का, और बोला गया कि यार कुछ लिखा हुआ आपके पास स्टेटमेंट नॉट ट्रू, बता दो आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये जरूर देखना जरूरी है कि नॉट ट्रू बोला, ट्रू नहीं बोला है। मतलब फिर एक जो होगा वो ट्रू होगा, मतलब एक नॉट ट्रू होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो हो जाए तो ई को हम सोलेनोइडल बोलेंगे। ट्रू तो है यार, ये तो ट्रू है। अरे किसी भी वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, किसी भी वेक्टर का। और अच्छा यहाँ पे मैथ्स वाले के लिए ई एक वेक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात नहीं है। ई एक वेक्टर ही है ना, मैथ्स पढ़ रहे हो ना आप, तो ई एक वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो इसको सोलेनोइडल बोलते हैं। किसी भी वेक्टर का कर्ल जीरो इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि किसी भी वेक्टर का कर्ल अगर जीरो तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। किसी भी वेक्टर का कर्ल जीरो उसको इरोटेशनल बोलते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव और इरोटेशनल जो होता है वो दोनों सेम है, ये दोनों ही इक्वल इक्वल चीजें हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। तो ये भी ट्रू है, एक ही बात हुई है। तो अच्छा ये क्या बोला है कि डाइवर्जेंस जीरो देन कॉल्ड इरोटेशन। डाइवर्जेंस जीरो उनसे इरोटेशनल नहीं बोलते, डाइवर्जेंस फ्री का मतलब होता है सोलेनोइडल। ठीक है, तो ये आपके पास फॉल्स है, ये आपके पास फॉल्स है। आपको बोला था नॉट ट्रू, तो ये नॉट ट्रू है आपके पास, डी ऑप्शन नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू है डी ऑप्शन। ये तो डी ऑप्शन नॉट ट्रू है, ये तो ट्रू 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 और ये फॉल्स है, नॉट ट्रू डी ऑप्शन हो गया। इट्स वेरी सिंपल। तो अच्छा इसलिए क्योंकि मैं बोला भी हूं कि डाइवर्जेंस और कर्ल को लेके आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है स्टेटमेंट का, और क्वेश्चन 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको पता रहे कि डाइवर्जेंस फ्री मतलब सोलेनोइडल होता है, रोटेशनल फ्री मतलब इरोटेशनल होता है, और यहाँ पे एक और टर्म आ गया कंजर्वेटिव। अच्छा डाइवर्जेंस में तो दो ही टर्म थे, डाइवर्जेंस फ्री को सोलेनोइडल बोलते हैं, बस खत्म। दैट मीन द डाइवर्जेंस विल बी जीरो। यहाँ पे कर्ल जीरो के साथ है नो रोटेशन, दैट मीन इरोटेशनल, और एक और टर्मिनोलॉजी क्या आया, कंजर्वेटिव। याद रखिएगा इस बात को। ओके, अब आपके पास 2020 आईआईटी दिल्ली का क्वेश्चन। अब आईआईटी दिल्ली का 2020 का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 95 तक पहुंच गए अपन। बोला कि द वेक्टर फंक्शन एक्सप्रेस बाय, एक वेक्टर फंक्शन दे दिया भैया, ठीक है। बोला कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, बस इतना ही तो अपने को जानना था कि कंजर्वेटिव फील्ड है। जैसे ही कंजर्वेटिव फील्ड बोला है आपके पास, तो बस ये इंपॉर्टेंट हो गया कि यार ये तो कंजर्वेटिव फील्ड बोला है, और हमको तो बस रीड करना था कि कंजर्वेटिव फील्ड बोलिए, इसका मतलब इसका कर्ल जीरो होना चाहिए। बाकी तो फॉर्मेलिटी एक्स ए वाई जेड आर द यूनिट वेक्टर्स, आई जे के की जगह ये लिखा है इन द एक्स वाई जेड डायरेक्शन। द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट k1 k2 k3, इनकी वैल्यूज आपको बताना है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि इसको बताना है, तो भैया डेल क्रॉस एफ कंजर्वेटिव फील्ड, इसका मतलब ये तो नल वेक्टर होगा ये। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो मैं बोल देता हूं कि ये आई हो गया, मैं बोल देता हूं ये जे हो गया, और मैं बोल देता हूं ये के हो गया, आई जे के। फिर ये हो गया डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया डेल बाई डेल वाई, और ये हो गया डेल बाई डेल जेड। कंपोनेंट्स की बात अगर मैं करूं कि कंपोनेंट्स में क्या क्या है, तो ये आ गया 5y माइनस k1z, ठीक है। ये आ गया 3z प्लस k2x। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपली सॉल्व करना है बस, k3y माइनस 4x। अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, नल वेक्टर तो हमको पता है, अब सॉल्व कर लेते हैं। नल वेक्टर तो हमको पता है क्योंकि कंजर्वेटिव बोला है। आई के साथ क्या आ गया, आई के साथ आ गया सर डेल बाई डेल वाई, करेंगे तो k3 आ जाएगा, और बस सर माइनस डेल बाई डेल जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा सर। मिडिल का माइनस तो था ही, ये आई के साथ आ गया, माइनस जे के, ये गया ये गया, डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 माइनस
डेल बाय डेल जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, माइनस K1, पहले से माइनस था तो प्लस K1 हो गया। फिर के कैप के साथ कितना आ गया, ये गया, डेल बाय डेल एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा K2, फिर माइनस डेल बाय डेल वाई करेंगे तो 5 आ जाएगा ये। अब ये नल वेक्टर है। नल वेक्टर का क्या मतलब होता है, नल वेक्टर का मतलब आपको सभी पता है कि नल वेक्टर अगर जब आप बोलते हो नल वेक्टर, इसका मतलब है 0 i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप। अच्छा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कोई i j के यूनिट वेक्टर की जगह ax ay z लिखा है। 0 ax कैप, 0 ay कैप प्लस 0 az, तो टीचर पर डिपेंड करता है। मैं तो पहले जिस दिन से वेक्टर कैलकुलस पढ़ा हूं तभी से बता दिया। इसका मतलब है कि दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, ये आपके पास 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो K3 की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होने के लिए, K3 की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे K1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, K1 की वैल्यू 4 होना चाहिए सर, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे K2 की वैल्यू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए सर, तो K2 की वैल्यू 5 होना चाहिए, 0 हो जाएगा। तो K1 4, K2 5 और K3 3, 4 5 3, 4 5 3, 4 5 3, K1 K2 K3, ये डी आंसर आ गया। ये यार हाँ, ये डी आंसर आ गया दिल्ली। इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए। यस, कंजर्वेटिव फील्ड बोला है और आपको पता है कि कर्ल 0 है। हाँ, हो सकता है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो नहीं बता सकते कि व्हाट डू मीन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड, तो आप बोल सकते हो कि एक ऐसा वेक्टर जिसका कर्ल 0 होता है। अब कोई बोलेगा कि कंजर्वेटिव कहां से आ गया, अब एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट है फिजिक्स में, तो हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कंजर्वेशन खूब पढ़ते हैं। एक चार्ज को जब मूव करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो खूब बात करते हैं कि जब चार्ज को मूव करते हैं तो जो फोर्स होता है आपके पास, या फिर लाइन इंटीग्रल या फोर्स की जब हम बात करते हैं तो आप जो वर्क डन की बात करते हैं तो वो जो होना चाहिए वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करना चाहिए। तो एनर्जी कंजर्व रहती है चार्ज को मूव करने में, वहां से वर्ड आता है। लेकिन जब कोई मैथ्स पढ़ता है तो कोई इतना परेशान नहीं कर सकता कि भाई कंजर्वेटिव वर्ड कहां से आया करके। एक मैथ्स के एक स्टूडेंट, एक डिप्लोमा स्टूडेंट हो सकता है कि वो 11th 12th नहीं पढ़ा और 10th के बाद सीधे ही डिप्लोमा करने गया, तो उसको कंजर्वेटिव का वर्ड समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट ये तो क्लियर है कि यार कर्ल विल बी 0, तो भी आपकी जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो भी आपकी लाइफ बन जाएगी। आपको एक एग्जाम तो निकालना है, इंडिया में तो यही है ना कि आप एक एग्जाम निकालो, एक अच्छी जगह पहुंच जाओ, फिर कौन कंजर्वेटिव पूछने वाला आपसे, नहीं। ठीक है, ये सॉल्व हो गया अपना। 2023 की बात करते हैं। 2023 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं अपन, और बोला कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। एक वेक्टर फील्ड दी और इसको फिर से कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोला है। इसका मतलब सर ये तो खूब लिखते हैं सर वो लोग, कोई बात नहीं यार, खूब लिखते तो क्या हुआ, ये फैक्टर दिया आपके पास और ये आपके पास, इसका मतलब है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोला, इसका मतलब तो इसको इरोटेशनल भी बोल सकता था। अच्छा, इरोटेशनल बोलने से ना क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर बोलने से ना थोड़ा स्टूडेंट ज्यादा कंफर्टेबल रहता है इरोटेशनल वेक्टर बोलने से, क्योंकि इरोटेशनल वो खूब यूज करता है, कंजर्वेटिव थोड़ा कम यूज करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता, कंजर्वेटिव कम यूज करता है। तो कर्ल विल बी 0। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका कर्ल अगर आपके पास 0 होगा तो डेल क्रॉस एफ लिख देते भी अपन। अच्छा, कंपोनेंट मजेदार दिख रहे हैं आपको, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पे बिलीव रहना चाहिए मैथमेटिकली। तो सर आई जे के लिख दिए सर, और ये डेल बाय डेल एक्स हो गया, यस सर, ये डेल बाय डेल वाई हो गया, और ये डेल बाय डेल जेड हो गया, यस। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि जब अपन इतना लिख चुके हैं तो अपन डेल बाय डेल एक्स में क्या हो जाएगा सर, 4x की पावर m वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई की पावर m। जे में कितना है सर, 2x की पावर 4y माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आसान क्या कर दिए, ये के कंपोनेंट कुछ था नहीं। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो देखो आई के साथ क्या आ रहा है, आई के साथ आ गया डेल बाय डेल वाई 0 माइनस डेल बाय डेल जेड, जेड तो है नहीं इसमें तो 0, ये हो गया, माइनस जे के साथ क्या आ रहा है, ये गया डेल बाय डेल एक्स 0 का 0 आ गया, डेल बाय डेल जेड फिर से 0 आ गया, इसमें भी नहीं है, बचा कितना के कैप, यही है मेन। अब के कैप के साथ आ गया डेल बाय डेल एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो, 8 आएगा, 8 एक्स क्यूब वाई, देख लो ध्यान से, यस सर, माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस और डिफरेंशिएट करना है, डेल बाय डेल वाई करना है, तो ये 2y आ गया, तो 8x की पावर, 8x की पावर एम वाई, और माइनस तो लगता ही, और एक और माइनस है तो प्लस हो गया, लास्ट वाला टर्म क्या हो गया, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, m मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2xm y की पावर m माइनस 1, इतना आ रहा आपके पास। अच्छा, अगर जब आप बोल दे रहे हो कि कर्ल आपके पास 0 होना चाहिए तो ये तो फिर नल वेक्टर होना चाहिए, तो दो तो नल वेक्टर आ रहे, तो दैट टर्म शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं कि फिर तो सर ये टर्म शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये टर्म 0 होना चाहिए। अब ये टर्म 0 कैसे हो, ध्यान से देखो, बस इसी पे बेस है क्वेश्चन, ये टर्म 0 कैसे हो,
यहां पे देखो आपके पास y अकेला है, यहाँ पे y अकेला है, ये इसके साथ देखो, इसके साथ इस वाले टर्म को कंपेयर कर सकते हो। ये और ये टर्म अगर बराबर हो गया, एक में माइनस एक में प्लस है तो जीरो हो जाएगा। मतलब 8x क्यूब y की वैल्यू, एक प्लस है ना और एक माइनस है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। पहले ये तो कैंसिल हो, फिर इसको भी देखते हैं। 8x की पावर m, 8x की पावर m। देखो बाकी सब सेम है, अगर m की वैल्यू 3 हो जाए तो ये सेटिस्फाइड कर लेगा। यस सर, अगर m 3 हो जाएंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अगर m की वैल्यू कर दोगे 3 कर दोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कैसे कैंसिल होगा देखते हैं। ये भी देखो प्लस और ये भी माइनस है, तो देखो 6x आपके पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 6xy²। कलर चेंज करूं? यस सर, 6xy²। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू है 2x m y की पावर m-1। अगर m की वैल्यू 3 पुट कर दिए तो बताओ 3 - 1 2 सही है, और x की वैल्यू 3 पुट कर दिए तो कितना आ जाएगा सर? 6x आ जाएगा। ये भी 6x आ रहा है, मतलब ये भी तो m = 3 पुट करने से सेटिस्फाइड कर रहा है। बिल्कुल, अगर m की वैल्यू 3 है तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, इसका मतलब है m = 3 में पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला टर्म इससे, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट होगा, और ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट होगा। कौन सा? ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट होगा, और m की वैल्यू 3 के लिए पूरा का पूरा नल वेक्टर बन जाएगा। और जो बोला था कि कंजर्वेटिव फील्ड होगा, तो m की वैल्यू पूछा इसमें कि द वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करना था, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया कि हम m की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3.0। गुड क्वेश्चन। कभी कभी लोग फंक्शन को देख के डर जाते हैं। गुड क्वेश्चन। टफ है नहीं, बिल्कुल सिंपल एंड गुड क्वेश्चन, सिंपल एंड गुड क्वेश्चन। सॉल्व हो गया, ऊपर से वो भी 2 डायमेंशनल था, कि तो दिया भी नहीं था, तो आई और जेई में अपना काम हो गया, इजी हो जाता है इससे। बट एम को देख के डरना नहीं, एम तो पूछा था आपसे पार्शियल डेरिवेटिव की, और बार बार आपको बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का गुड प्रैक्टिस करना है। 2025 एमएसक्यू क्वेश्चन है भैया, 2025 इस साल का पेपर, और भाई साहब एमएसक्यू क्वेश्चन 97 नंबर पे पहुंच गया अपन। कंसिडर ए वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर लिखा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट गिवन बिलो, पिक वन और मोर करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। पिक करना एमएसक्यू क्वेश्चन, एक सही हो सकता है, दो सही हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है ना एमएसक्यू में। तो एक वी वेक्टर दिया है, तो आपके पास देखो ये एक्स वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का, इसका मतलब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, मतलब ये ऐसा है यू, ये x को, अच्छा ये x के ऊपर वेक्टर लगा, ये कंपोनेंट्स है आपके पास। इसका मतलब है कि ये u i कैप लिख सकते थे प्लस v j कैप लिख सकते थे। इन्होंने ये लिखा है, ये ऐसा भी लिख सकते थे u a x v a y। तरीका होता है आपके पास, नॉर्मली ये तरीका सबसे ज्यादा यूज करते हैं आई जे वाला। कुछ लोग ए एक्स ए वाई ऐसा कम यूज करते हैं, लेकिन ऐसा लिखा है यू आपका कंपोनेंट हो गया वी एक्स का, तो ये वी एक्स हो गया, वी वाई हो गया। ध्यान से देखा जाए तो ये वी एक्स यू हो गया और वी वाई जो हो गया ये हो गया। ठीक है, फिर हमसे बोला जेड कंपोनेंट ऑफ कर्ल, ये जेड कंपोनेंट ऑफ कर्ल, तो दो में से तो एक ही सही होगा। फिर डाइवर्जेंस पूछा है, तो ये क्वेश्चन एमएसक्यू है ही नहीं। इन दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकते, कोई एक सही होगा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या ये दोनों, या तो फिर इन दोनों में से एक सही है तो इन दोनों में से एक सही, तो एक ही आंसर सही, या इन दोनों में से एक सही, इन दोनों में एक सही, दो आंसर, तीन आंसर इसके सही नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि दो चीजें एक समान लिखी है और उनके आंसर अलग अलग है, तो कोई एक सही होगा मैक्सिमम, इसमें से भी कोई एक सही होगा मैक्सिमम, तो दो से ज्यादा आंसर सही नहीं हो सकते, तो हमको देखना है। अच्छा, हमको जो वेलोसिटी दिया है ये बड़े अच्छे से देखना आपके पास, कि जो वेलोसिटी आपके पास कंपोनेंट है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वी एक्स है, ये आई कैप, और ये वी वाई, और ये जे कैप। ये एक्स बार, जो एक्स बार दिया आपके पास, ये एक्स जो वेक्टर दिखा ये आई कैप है, वाई आपके पास लिखा है जे। तो लिखने का तरीका है बस। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है u, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है v, u और v के फॉर्म में लिखा हुआ है। यस सर, u और v के फॉर्म में लिखा हुआ है ये। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है अगर ऐसा है, तो मैं अगर डाइवर्जेंस निकालूं, डेल डॉट v निकालूं, तो क्या होगा? डेल डॉट v जब हम फाइंड आउट करते तो कितना होता है? डेल डॉट v फाइंड आउट करते तो डेल बाय डेल एक्स, v का x कंपोनेंट, डेल बाय डेल y, v का y कंपोनेंट, डेल बाय डेल जेड, v का z कंपोनेंट। क्या है v का x कंपोनेंट? सर वो u है। v का y कंपोनेंट क्या है? वो है v। और v का z कंपोनेंट वो तो दिया ही नहीं सर। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना हो रहा है? vx की वैल्यू u है, तो डेल u बाय डेल एक्स हो गया, और ये वी वाई वी है तो डेल वी वाई डेल वाई हो गया, बस इतना आंसर। अब ए और बी में से एक आ रहा होगा, डेल यू बाय डेल एक्स, देखो डेल यू बाय डेल एक्स,
अच्छा डाइवर्जेंस निकालना ना, डेल यू बाई डेल एक्स तो डेल यू बाई डेल वाई, देखो ध्यान से, डेल यू बाई डेल एक्स तो डेल यू बाई डेल वाई, सर सी आंसर आ रहा है, डी नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हुआ और ये सही हो गया, मतलब ये सी आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आ गया डाइवर्जेंस। अभी कर्ल भी निकालते हैं तो डाइवर्जेंस हो गया, देखो ध्यान से, यस सर। अच्छा अब अगर मैं कर्ल की बात कर रहा हूं तो कर्ल की बात भी कर देता हूं कि सर ये वेलोसिटी जो कंपोनेंट था उसका आपके पास यू आई कैप प्लस वी जे कैप, जिसको वो लोग यू एक्स प्लस वी वाई ऐसा लिखे थे, तो हमको स्मार्टली हैंडल करते आना चाहिए। अब मेरे को कर्ल ऑफ वी देखना है, कर्ल ऑफ वी, इसमें जेड क्यों बोला देखते हैं अपन, हो सकता है जेड ही आ रहा हो, आई जेड के, आई जे के, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब बताना, ये हो गया यू एक्स का कंपोनेंट, ये हो गया वी और ये जीरो। अब बताओ आई के साथ क्या आ रहा है, आई के साथ आ रहा है ये जीरो माइनस ये कितना आ रहा है डेल यू बाय डेल जेड आ रहा है, ये जे के साथ कितना आ रहा है, जे के साथ ये गया डेल बाय डेल एक्स जीरो माइनस डेल यू बाय डेल जेड आ रहा है। अच्छा यू और वी में क्या लिखा है वो नहीं पता ना, यू और वी में कौन से किस पे डिपेंडेंट है एक्स वाई जेड में वो नहीं पता अपने को, इसलिए पूरा लिख दिया। फिर के, ये आपके पास के हुआ, के में कितना आ जाएगा डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, माइनस डेल यू बाय डेल वाई। आपसे पूछा क्या पता, आपसे पूछा क्या गया, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का जेड कंपोनेंट पूछा गया। मतलब क्या पूछा गया, मतलब पूछा गया सर आपसे ये वाला कंपोनेंट, ये द जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द जेड कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर, ये पूछा गया। क्या हो गया ये डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ये आंसर है। अब ए और बी में से देखना पड़ेगा डेल यू बाय डेल एक्स कहां पे, डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ए में दिख रहा है भाई डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ए में दिख रहा है तो सही है ये, ए ऑप्शन। अच्छा वो लोग क्या किए, वो लोग जेड कंपोनेंट लिखे, वो के कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, उनके लिए ये आई जे के था आपके पास। अब जैसे इसको वो लोग आई को लिखेंगे एक्स, एक्स लिख लेंगे वो माइनस डेल यू बाय डेल जेड, फिर ये माइनस वाई वेक्टर लिख लिए, प्लस कर देता हूं डेल यू बाय डेल जेड, फिर वो लिख दिया इसको जेड, इसलिए जेड कंपोनेंट लिखे क्योंकि वो यूनिट वेक्टर को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखे। उनका आ गया डेल यू बाय डेल एक्स जो हमारा आ रहा था माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर वो जेड कंपोनेंट क्यों लिखे, इसलिए क्योंकि वो एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर के लिए यूज किए, हम आई जे के लिखते, इट्स ओके, इसलिए जेड कंपोनेंट लिखा है। उनके लिखने का स्टाइल वैसा था, एक्चुअली उनके लिखने का स्टाइल वैसा था, तो उनका आंसर क्या क्या सही हो गया भी एमएस क्यू क्वेश्चन में, एमएस क्यू क्वेश्चन में ए सही हो गया, एमएस क्यू क्वेश्चन में सी सही हो गया, तो ए और सी आंसर सही थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्मार्टली हैंडल कर देना जो बोला है ये। अब ये वेक्टर आइडेंटिटीज है जो कि पहले से हमको बहुत सारी चीजें पता है, बट फिर भी हम कुछ कुछ बात करने वाले कि ए और बी अगर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, एफ और जी आर द डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, तो स्मॉल एफ और जी को स्केलर पॉइंट फंक्शन ले लिए और दो ए और बी ले लिए वेक्टर, क्योंकि मेरे को वेक्टर आइडेंटिटीज में सब फिट करना है कि यार ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं यार मेरे को डेल ऑपरेटर निकालना एफ प्लस जी का, स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए डेल ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, ग्रेडियंट ही निकल रहा है, एफ प्लस जी है, दो फंक्शन है दोनों का एडिशन है तो इंडिविजुअल ग्रेडियंट निकल जाएगा, इज वेरी वेरी सिंपल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। एक एक्स वाई और एक एक्स जेड है तो एक एक्स वाई का डेल निकलेगा, एक एक्स जेड का डेल निकलेगा, इज वेरी सिंपल। अच्छा अगर मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई है तो देखो आपके पास अगर डेल ऑपरेटर है, इन दोनों मल्टीप्लाई है, तो या तो मैं मल्टीप्लाई करके डेल ऑपरेटर पूरा अप्लाई कर दूं, या मैं क्या कर सकता हूं एक फंक्शन को कांस्टेंट लेके सेकंड को डिफरेंशिएट कर दूंगा डेल ऑपरेटर के साथ, मतलब और जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसा ही, और ये जी ले लिया और डेल एफ ले लिया, ये कभी आपको काम आ सकता है सिर्फ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज तो क्वेश्चन में जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप तो मल्टीप्लाई कर दोगे और सिंपली ग्रेडियंट निकाल लोगे, इसलिए ठीक है। अच्छा ये है डाइवर्जेंस, ये प्रॉपर्टी आप ये तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि डेल डॉट अगर ए प्लस बी है तो डेल डॉट ए होगा प्लस डेल डॉट बी होगा, ये तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये तो सिंपली है। डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी आपको लग सकती है लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, बट डेल है इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता था बट डेल लिखा है अभी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डेल क्रॉस ए प्लस बी, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, डेल क्रॉस ए होगा फिर डेल क्रॉस बी होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा डेल आ गया इसलिए आपको नया लग रहा है वेक्टर आइडेंटिटी, डेल भी तो आपके पास एक वेक्टर ही है, तो प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
तो शुरू के 4 में कोई इशू नहीं है, 2 तो प्रॉपर्टी है डॉट और क्रॉस की, और ये तो बेसिक हो गया, तो इसलिए आपको यहां इशू नहीं है, यहां इशू नहीं है, यहां इशू नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन में पिछले क्लास में भी करवाया हूं और मैं बोला भी हूं कि यार ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आज भी करेंगे, कल भी, पिछली क्लास में भी किए थे। क्या होता है, जब मेरे को डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना होता है किसी भी वेक्टर का, उसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, डेल ऑफ एफ करता हूँ, उसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, फिर एफ के साथ में डेल डॉट ए का, आपके पास डेल डॉट ए, इसका डॉट प्रोडक्ट किया और एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जरा ध्यान से, देखो इतना, यस सर, तो रिजल्टेंट विल बी स्केलर, यस। ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम यूज कर चुके, आज भी करेंगे, यूज कर भी चुके हैं, दिस द फिफ्थ वन। अच्छा, अगर ये डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है, डेल डॉट है ना, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, उसके साथ स्केलर पॉइंट फंक्शन मल्टीप्लाई है, ऐसी सेम प्रॉपर्टी क्या कर्ल के लिए भी हो सकती है, कर्ल के लिए भी हो सकती है। देखो डेल क्रॉस एफ है, सिर्फ यहां का जो डॉट है वो क्रॉस बन गया, ये डॉट क्रॉस बन गया, डेल एफ क्रॉस ए, और ये एफ डेल क्रॉस ए। इसका मतलब है फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू, बस एक पता है तो दूसरा भी पता होगा, डॉट की जगह क्रॉस लग गया बस, जैसो। अच्छा, ये तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता था आपके पास जब हम सॉल्व करते थे, अगर याद होगा तो। ये आपके पास, इसको तो मैं सीधे ही पूरे के पूरे उसमें डाल सकता हूँ, किसमें, एक डिटरमिनेंट के अंदर डाल सकता हूँ। इसमें हम लोग को प्लानर वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस कंसेप्ट को यूज किए थे, अगर आपको याद होगा तो। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास हम यूज भी कर रहे थे, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके, रिजल्टेंट स्केलर होता है करके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपको याद होगा, पढ़ा चुका हूं मैं सब। अच्छा, वेक्टर आइडेंटिटी लिखा है इसलिए एक साथ लिख दिया गया। अच्छा, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट किस पे बेस्ड था आपके पास, ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रिपल क्रॉस, वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट भी ये इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बोला भी था, अगर आपको याद होगा, क्या बोला था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर है, ये बैक कैप रूल पे बेस्ड होता है, सी ए डॉट बी, पता है इसको क्या बोलते थे, पता है, बैक कैप, बी ए सी, बैक कैप, बैक कैप रूल, बैक कैप रूल, ये बैक कैप रूल पे बेस होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये डेल 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 क्रॉस है, तो ये बी आपके पास ये हो गया, इज द बी, ये बी हो गया, और ए डॉट सी यहां लग गया। फिर आपके पास ए डॉट बी के, तो डेल डॉट डेल करोगे तो डेल स्क्वायर हो जाएगा, और ए के साथ मल्टीप्लाई है। ये इतना आपको क्लियर रहना चाहिए, वही लिखा हुआ आपके पास, कर्ल ऑफ कर्ल, मतलब अगर मैं 2 बार कर्ल निकाल रहा हूँ किसी वेक्टर का, एक बार कर्ल निकाल रहा हूँ फिर से कर्ल निकाल रहा हूँ, तो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर कर्ल ऑफ कर्ल ए कोई बोल रहा है तो इधर ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, बेसिक चीज ये कि मैं ए वेक्टर में कोई दिया होगा, मैं उसका कर्ल निकालू, निकल गया, फिर से कर्ल निकालू, बट कोई स्मार्ट होगा तो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता है। प्रॉपर्टी इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कोई बोलेगा सर मैं प्रॉपर्टी क्यों याद करूं, मैं तो सर वो कर लूंगा ना सर जो मैं से करने को बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन एग्जाम में अगर सिर्फ प्रॉपर्टी पूछ लिया तो फिर आप क्या करोगे, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तब तो ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं पता हो तो आप बेसिक ही सॉल्व कर लिए, कर्ल एक बार निकाले, एक बार और निकाल दिए, लेकिन कोई प्रॉपर्टी पूछ लिया तो फिर किसका कर्ल निकालोगे। तो प्रॉपर्टी इन सब जगह पे जो मैं लिखवाया हूं, ये सब दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो पता होना चाहिए, जिसमें से सब पढ़ चुके हैं। नया चीज क्या है पता है, न्यू चीज क्या है, न्यू चीज जो है वो फिफ्थ और सिक्स है। ये फिफ्थ न्यू वन, जो कि पिछली क्लास में भी फिफ्थ यूज किया हूं, कर्ल का पहला क्लास में डाइवर्जेंस में यूज किया होगा मैं, डाइवर्जेंस वाले कंसेप्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड, और ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल, इसको मैं दे रहा हूं 5 स्टार। ये आईआईटी के प्रोफेसर का फेवरेट पार्ट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे सिंपल भी है, 5 स्टार दे दिए। इतना सिंपल है और फिर भी बार बार पूछते, और पूछेंगे भी, पसंद है उनको। एक प्रॉपर्टी है कि सर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब किसी का भी अगर आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो और उसके बाद कर्ल निकाल रहे हो तो हमेशा 0 होगा। इसका मतलब है ग्रेडियंट फाई इज ऑलवेज ए इरोटेशनल वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि ग्रेडियंट फाई इज ऑलवेज इरोटेशनल वेक्टर, क्योंकि ग्रेडियंट फाई का अगर आप कर्ल निकालोगे तो ऑलवेज 0। अच्छा, हमेशा ग्रेडियंट फाई का आपके पास क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, इसमें कोई भी रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होता। जैसे अगर मैं बोल दूं कि यार अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज ऑलवेज 0,
ये बात चल रही है, ऑलवेज जीरो। एग्जाम्पल जैसे ले लूं, सपोज करो फाइव आपके पास 2 डायमेंशन ले लिया, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन ले लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू आपके पास 4 है, तो रेडियस 2 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसा अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेवल सरफेस है, सी भी लिख सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 लेवल सरफेस। अगर मैं बोलूं कि मैं इसका ग्रेडियंट निकालना चाहता हूं तो, अच्छा ग्रेडियंट निकालना चाहते हो तो क्या, डेल फाइव बाय डेल एक्स है आई कैप प्लस डेल फाइव बाय डेल वाई जे कैप। ये डेल फाइव बाय डेल जेड तो होगा नहीं, क्यों, वो तो है ही नहीं ना, जेड है ही नहीं, 2 डायमेंशन कंपोनेंट है। क्या निकला ग्रेडियंट, अच्छा ग्रेडियंट क्या निकला, ये निकला 2x आई, ये क्या निकला 2yj। अच्छा आई के साथ अगर x का कंपोनेंट है और y j के साथ y का कंपोनेंट है प्योर, तो ये कभी रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होता है, ये तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं आपके पास। ये तो पोजीशन वेक्टर के समय में पढ़ाया भी था। अगर आप कर्ल को उस तरीके से सीखे जिस तरीके से मैं सिखाया, और अगर उस तरीके से नहीं सीखे तो फिर अपन सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे ना अपन, उसमें क्या है, ये डेल फाई निकल गया, अब मेरे को निकालना है डेल क्रॉस डेल फाई, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो गया भैया, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, ये हो गया। ये देखो, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये कंपोनेंट लिखना है 2x, पहला कंपोनेंट 2x, दूसरा 2y और थर्ड 0। ठीक है, सॉल्व करें अपन, यस सर, चलो सॉल्व करते हैं। आई के साथ कितना आ रहा है, आई के साथ डेल बाय डेल वाई 0 0, डेल बाय डेल जेड 2y का 0 माइनस जे, माइनस जे के साथ डेल बाय डेल एक्स 0 0 माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स के साथ 0, के साथ निकालते हैं, के साथ डेल बाय, अच्छा ये गया, ये गया डेल बाय डेल एक्स 2y का 0, डेल बाय डेल वाई 2x का 0, देखो ये नल वेक्टर आ गया, इसका ऑलवेज जीरो। इसमें कोई रोटेशनल कंपोनेंट, नो रोटेशनल कंपोनेंट है, बट फिर भी कभी कभी मैं मानता हूं कि कोई इतना क्यों सोचेगा, नो रोटेशनल कंपोनेंट नहीं है, कोई भी रोटेशनल कंपोनेंट कोई रोटेट कर ही नहीं पाएगा। बट फिर भी इतना डेप्थ में कोई रोटेशनल कंपोनेंट पे फोकस नहीं करता है एक मैथ्स का स्टूडेंट, इतना रोटेशनल कंपोनेंट, तो उसको मैथ्स अच्छा आना चाहिए। ये ले लिया मैं, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लिया, लेवल सरफेस है, रेडियस की वैल्यू 2 ले ली, रेडियस के लिए कुछ भी ले सकता हूँ, ये सी आपके पास, या सी स्क्वायर है, जैसा आपको बोलना है। अच्छा एक और एग्जांपल आपके पास ले लेता हूँ, जैसे मैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं बोल दूं कि 3 डायमेंशन ले, तो 2 डायमेंशन लिया था, 3 डायमेंशन, जैसे मैं सर्कल से 3 डायमेंशन जाता हूँ, ये आपके पास स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मैं ले लेता हूँ 16 रेडियस, 4 रेडियस ले लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस 16 इधर ला लिया, लेवल सरफेस का इक्वेशन लिख लिया, इक्वल टू 16 है, मतलब रेडियस 4 सब पढ़ा चुका हूँ यार, है ना, ऑलरेडी यू नो दैट, यू नो कि यार लेवल सरफेस क्या होता है और सब पता है आपको, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि सब मैं पढ़ा चुका हूँ और लाइन से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इसका पहले मेरे को ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, डेल फाई, कोई इशू नहीं है, तो 3 डायमेंशन है, डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। ये क्या होगा बताओ, डेल फाई ग्रेडियंट, डेल फाई बाय डेल एक्स करो 2x आई कैप, ये 2y जे कैप हो गया प्लस 2z के कैप हो गया, ये डेल फाई। अगर ध्यान से देखो तो डेल फाई क्या है पता है, डेल फाई क्या है, 2 बाहर निकालूं तो पता है क्या है, आर वेक्टर, इधर 2 आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को कर्ल फाइंड आउट करना है, डेल क्रॉस डेल फाई, मेरे को अगर बोला जाए कि कर्ल ऑफ 2 आर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, कर्ल ऑफ पोजीशन 3 डायमेंशन पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, पता ही है, बट फिर भी ना पता हो तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते अपन। डेल क्रॉस डेल फाई निकालना है ना, डेल क्रॉस डेल फाई निकालना है, इसका मतलब है आपको पता रहना चाहिए कि जब हम कर्ल फाइंड आउट करते हैं किसी भी ग्रेडियंट क्वांटिटी का इज ऑलवेज जीरो, इसमें कोई रोटेशन क्वांटिटी आता ही नहीं है, चाहे आपको ये बात पता हो चाहे ना पता हो। जैसे 2x है सही है, ये 2y है सही है, 2z सही है, सॉल्व करना ना आपको, ये देखो सॉल्व कर लेते हैं। आई के साथ क्या आ गया सर, डेल बाय डेल वाई के 2z का 0, डेल बाय डेल जेड 2y का 0 माइनस जे के, डेल बाय डेल एक्स 2z का 0 माइनस डेल बाय डेल जेड 2x का 0 प्लस के कैप, डेल बाय डेल एक्स 2y का 0, डेल बाय डेल वाई 2x का 0, ये आ गया, इधर नल वेक्टर, ये देखो नल वेक्टर आ गया, इधर डेल क्रॉस डेल फाई। इसलिए बोला जाता है कि ये जो ग्रेडियंट होता है, जो ऑलवेज इरोटेशनल वेक्टर, ग्रेडियंट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फील्ड, इज ऑलवेज, ये जब भी आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, या बोल सकते हो कि जो ग्रेडियंट जब हम निकालते हैं तो ये लेवल सरफेस के, इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है ग्रेडियंट का, वो हमेशा नॉर्मल होता है लेवल सरफेस के, नॉर्मल मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है,
एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसमें रोटेशन नहीं हो सकता है। आपको पता होगा मैं सरफेस बनाता था पहले और बोल देता था कि यार देखो इसका ग्रेडियंट फाई निकालोगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा दैट मीन द यूनिट वेक्टर ऑफ ग्रेडियंट फाई वो नॉर्मल होता था सरफेस के। इसका मतलब उसमें रोटेशन नहीं हो सकता, वो एक ही डायरेक्शन में है। इसलिए किसी भी ग्रेडियंट फाई का जब भी आप कर्ल फाइंड आउट करोगे जो ऑलवेज जीरो, तो ग्रेडियंट फाई एक कंजर्वेटिव फील्ड है क्योंकि उसमें कुछ रोटेशन नहीं है, इररोटेशनल वेक्टर एक्चुअली। ओके, तो ठीक इतना ना भी पता हो तो आपको सिर्फ यही पता चल जाता है कि यार कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, मतलब कोई एक वेक्टर लो उसका कर्ल निकालो फिर डाइवर्जेंस निकालो, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब है कि कर्ल इज ऑलवेज ए सोलेनोइडल वेक्टर, मतलब कर्ल अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो सोलेनोइडल वेक्टर ही होगा क्योंकि उसका डाइवर्जेंस जीरो होगा। अच्छा, इसको तो मैं और भी अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, लिखा हुआ देखो ध्यान से रखना, मस्त बताता हूं। ये लिखा है आपके पास, कलर चेंज करें, हाँ, डाइवर्जेंस ये लिखा है, डाइवर्जेंस सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। देखो इसका प्रूफ इतना सिंपल है। मेरे को बताओ, पहला स्टेप, मैं कर्ल फाइंड आउट कर रहा हूं किसी एक वेक्टर ए का और मान लेते हो कि उसका एक वेक्टर बी आ गया, मान लेते बी वेक्टर आ गया, एज्यूम कर ली। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो डेल क्रॉस है ये जो बी होगा ये बी वेक्टर इससे ऑर्थोगोनल होता है। इसका मतलब है डेल डॉट बी इज ऑलवेज जीरो, ए डॉट बी इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब है कि जो बी वेक्टर होता है इज द बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस ए वेक्टर, बिल्कुल सही है। बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस डेल ऑपरेटर, इसमें भी एरो बनाना तो बना दो यार, यस सर। अगर ये बात सही है तो डेल डॉट बी अगर जीरो है तो ये बी तो लिखा है, इसका मतलब अगला स्टेप ये हो गया कि ये डेल डॉट और ये क्या है, ये है क्या है, कलर चेंज कर ले क्या, ये क्या है, डेल डॉट है सर, डेल क्रॉस है क्या है, ये बी है सर, तो डेल डॉट बी, तो डेल डॉट बी क्योंकि ये तो बी जो होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर है डेल क्रॉस ए का इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल, तो डेल डॉट बी तो इज ऑलवेज जीरो। इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल तो जीरो आने ही वाला है क्योंकि इसमें डेल है ना, यहाँ पे भी दोनों जगह डेल है, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो क्योंकि जो कर्ल है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो डेल और ए के परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थोगोनल होता है। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आप जानते हो तो। और अगर वो दोनों के परपेंडिकुलर है उसमें से एक वेक्टर बाहर लिखा हुआ है डेल, डेल उसके बाहर लिखा हुआ देखो जरा ध्यान से, इसलिए इसके साथ तो परपेंडिकुलर होना ही था, तो जीरो इज ऑलवेज जीरो, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। यस सर। अब आपके पास क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, तो डेल डॉट डेल फाई, ये तो हम पहले ही बता चुके, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, डेल स्क्वायर फाई वाई, ये तो हम जानते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट जो होता है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट अगर मैं बोलता हूं तो इसको लाप्लासियन ऑपरेटर के साथ डेल स्क्वायर फाई बोल देते हैं, ये लाप्लासियन ऑफ दैट फंक्शन, ये तो हम कुछ पता भी है, ये तो हम अच्छे से अप्लाई भी कर लेते हैं, देयर इज नो इशू। डेल डॉट डेल फाई, इसमें कुछ जीरो का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये दो आपके पास वेक्टर आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से दो वेक्टर आइडेंटिटी, ये इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, और 5 स्टार डाला भी मैं। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, बट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इसका कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो लाप्लासियन ऑपरेटर है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, इसलिए जल्दबाजी में जीरो ना लगाए, जस्ट देख ले। हाँ, यहां पे वेक्टर नहीं होगा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का जब निकालते, चाहे कर्ल ऑफ ए निकाल चुके, उसका रिजल्टेंट जो स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये आपके पास एक नल वेक्टर, नल वेक्टर, और ये जीरो ही है, दिस नॉट वेक्टर, ये जीरो है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली जीरो स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी इज द नल वेक्टर। आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो तीन चीज है, क्या क्या तीन चीजें, अगर हम ध्यान से देखा जाए तो तीन चीजें आपके पास, एक है ग्रेडियंट, जो सबसे पहले पढ़ना चालू किए थे, ग्रेडियंट फर्स्ट नंबर पे यही पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, डाइवर्जेंस, फिर क्या पढ़े थे, कर्ल, ये कर्ल, तीन चीजें, 1 2 और 3। अगर मैं ऑर्डरिंग की बात करूं, ऑर्डरिंग की बात करूं तो बताओ आपके पास ऑर्डरिंग क्या क्या ऑर्डरिंग जम रही है, ऑर्डरिंग की बात करें क्या क्या ऑर्डरिंग जम रही है, एक बन रहा है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस,
ग्रेडियंट मेरे को फाइंड आउट करना है इन किसका, डाइवर्जेंस का। अब डाइवर्जेंस जब मैं निकालूंगा किसी का तो आपके पास हमेशा एक स्केलर वैल्यू बचेगा, तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ये बच रहा है। दूसरा बच रहा है, ऑर्डर से बोल रहा हूं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ये, और थर्ड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ये तीन चीजें ऑर्डर से, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। इसमें से कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इसलिए भी जीरो होगा क्योंकि जो कर्ल फाइंड आउट करोगे वो ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, और डेल के साथ अगेन जीरो। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाई आपको पता है कि इसका जो वेक्टर होता है वो लेवल सरफेस के नॉर्मल होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, रोटेशन क्वांटिटी होती नहीं, तो ग्रेडियंट फाई में रोटेशनल क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए इसका कर्ल इज ऑलवेज जीरो। और ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस फाइंड आउट करोगे, ये नहीं पता है, एनी वैल्यू हो सकता है, एनी वैल्यू। अब एनी वैल्यू में तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, लेकिन ये तो डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या ले रहे हैं, इसलिए ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेल निकाल रहा हूं और डेल डॉट अगर मैं कोई वेक्टर ले रहा हूं तो ये आपके पास हो गया दिस वन, इसका कुछ नहीं पता। लेकिन ये क्लियर है कि अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फाइंड आउट कर रहा हूं, डेल डॉट, ये डेल क्रॉस है, इज ऑलवेज जीरो, ये ऑलवेज जीरो है। और अगर मैं कर्ल फाइंड आउट कर रहा हूं किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब ग्रेडियंट का, इज ऑलवेज जीरो, तो ये दो आपके पास हमेशा जीरो होगा। बट ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एनी वैल्यू, हमको क्या पता क्या होगा, वो जीरो कोई प्रॉपर्टी कंसेप्ट नहीं है। ये तीन पॉसिबिलिटी यहां पे, उसमें से दो आपको ये आईआईटी के प्रोफेसर बहुत पूछते, बट ये नहीं कि कल ये पूछ लेते ये भी जीरो लिख दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि कुछ तो हम जानते थे जीरो होता था, ऐसा नहीं होता एक अच्छा स्टूडेंट, कुछ तो हम जानते थे, ऐसा वाला पॉइंट नहीं होता। इतना समझ आया अभी आपको, इतना समझ आया होगा आपको। हो सकता अपनी जिंदगी में आप बहुत पढ़े हो, कोई आपको पढ़ा हो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो, याद कर लेना, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो, हो सकता है आपको ये नहीं बताया होगा कि वाई जीरो, क्योंकि सिग्निफिकेंस की बात जब तक हम नहीं करेंगे वाई जीरो का आंसर उतनी जल्दी आता नहीं है। और अगर आपको नहीं पता वाई जीरो तो भी काम चल जाता है, क्योंकि याद तो करते हैं, लेकिन जब हम याद करते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि हम फिर इसको भी जीरो सोचेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हम याद किए थे, रीजन तो पता नहीं था जीरो क्यों हुआ। जब रीजन ही नहीं पता था तो ये भी जीरो हो सकता है। फिर जब कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ याद ही किए हो, तो फिर तो कभी भी इधर से उधर चीजें हो सकती है। इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा अच्छे वे में पढ़ना चाहिए। अब जैसे स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई है। अब मेरे को बोला है कि इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना ग्रेडियंट फाई का, तो मेरे पास तरीका ये है कि यार मैं अगर मैं बोलूं कि मेरे को सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। पहला तो ये हो गया आपके पास कि मैं ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट कर लूं, डेल फाई निकाल लूं। तो डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई, एग्जाम्पल ले रहा हूं कुछ कुछ, और डेल फाई बाय डेल जेड, यही होता है। क्या हो गया आपके पास, अच्छा क्या हो गया है, तो डेल फाई की वैल्यू निकल गई, डेल फाई बाय डेल एक्स की है, एक्स की उसमें 3x² आ गया, और ये तो जीरो, ये जीरो, और ये कितना आ गया -3yz, -3yz, और ये कितना आ गया आई के, बिल्कुल सही है। फिर डेल फाई बाय डेल वाई की तो कितना आ गया 3y², ये कितना आ गया 3xz, ये जे कैप आ गया, बिल्कुल सही। डेल फाई बाय डेल जेड की तो कितना आ गया 3z², 3z² -3xy, और ये के कैप आ गया, बिल्कुल सही है, यस। अब डाइवर्जेंस तो आपका ग्रेडियंट तो निकल गया, अब डाइवर्जेंस निकालना, डेल डॉट डेल फाई करना, डेल डॉट डेल फाई, डेल डॉट डेल फाई करना, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट निकालना है। तो मेरे को पता है कि मैं अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो 3x² का 6 आ जाएगा, ये आ गया 6x, इसका 0। फिर इस विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा, इसका आ जाएगा 6y, इसमें y है नहीं इसलिए 0। इसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड करूंगा, इसका आ जाएगा 6z, इसमें z है नहीं इसलिए 0। पता कितना आ गया, 6 आ गया, और x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर ये आ गया। तो सिंपली सॉल्व कर लिया यार। कोई बोल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई निकालो, फाई दिया है, ग्रेडियंट फाई निकाले फिर डाइवर्जेंस निकाले, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा थॉट ये भी हो सकता है कि सर डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, जब हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइंड आउट करो, तो डाइवर्जेंस ऑफ जब ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग, तो सर ये डेल डॉट हो गया, और डेल फाई की वैल्यू कितना होता है, डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के,
अच्छा, जब मैं इसके साथ डेल के साथ जब मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल बाय डेल एक्स करता हूं तो सेकंड ऑर्डर बन जाता है। इसी को लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। डेल स्क्वायर फाई विथ रिस्पेक्ट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इतना ही तो होता है। और इसी को लोग डेल स्क्वायर फाई बोल देते हैं। ये द लाप्लासियन ऑपरेटर। इसका मतलब है कि मैं तो यहां से भी सॉल्व कर सकता था कि फाई मेरे को गिवन था, फाई की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 3xyz। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास डेल फाई बाई डेल एक्स कितना आएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा माइनस 3yz आएगा। फिर मैं बोलूं कि नहीं, मेरे को तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू, तो 6x आएगा, ओनली 6x बस। सिमिलरली डेल फाई बाई डेल वाई अगर मेरे को सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz। अब मेरे को डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर करना है तो फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6y आ जाएगा। जैसे यहाँ सेकंड टर्म जीरो था वैसे यहाँ पे सेकंड टर्म भी जीरो। सिमिलरली डेल फाई बाई डेल जेड आ जाएगा, तो डेल फाई बाई डेल जेड कितना आ जाएगा, 3z स्क्वायर माइनस 3xy। फिर मेरे को निकालना है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये आ गया सर 6z माइनस 0 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, पहला वाला आंसर आ गया 6x, दूसरा आंसर आ गया 6y, तीसरा आंसर आ गया 6z। आंसर विल बी 6 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा मैथ्स जानते हो। आपको लगता है कि सर मेरे को तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट कोई पूछेगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे को लगता है कि सर मैं तो ऐसा सॉल्व करूंगा, तो आपकी चॉइस आप पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है और बहुत बड़ा सा, देखो जेड की पावर 27 जेड की पावर 20 और इस टाइप का बड़ा सा क्वेश्चन है, और द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ डेल फाई निकालना, तो मेरे को ना कैलकुलेशन की नीड ही नहीं है। सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूं, क्यों, क्योंकि कभी कभी जब कुछ बड़ा चीज होता है तो नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि पहला स्टेप आप क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं डेल फाई निकालते हैं। यस, डेल फाई में नो रोटेशन कंपोनेंट होता है, कोई रोटेशन कंपोनेंट नहीं होता है, नो रोटेशन कंपोनेंट, नो रोटेशनल कंपोनेंट लिख दोगे तो भी चलेगा। और फिर जैसे आप बोलते हो कि मेरे को कर्ल फाइंड आउट करना है, डेल क्रॉस डेल फाई करना है, तो जब रोटेशनल कंपोनेंट है ही नहीं तो ये रोटेशनल तो नहीं, तो आंसर जीरो आना। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन की नीड ही नहीं कि मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूं। मेरे को पता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। जैसे मेरे को पता है यहाँ पे सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं कि यार सॉल्यूशन निकालना है, मेरे को पता है कि डेल क्रॉस डेल फाई है, तो आपके पास क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया डेल क्रॉस फाई। अब डेल क्रॉस एफ निकाल लिया, एफ वेक्टर दिया था डेल क्रॉस एफ। अब डेल क्रॉस एफ आपके पास सपोज करो एक जी, आपके पास ये डेल क्रॉस एफ है। अगर मैं बोल दूं कि आपके पास एक वेक्टर आ गया, आपके पास ये जी वेक्टर आ गया, ये रिजल्ट है, तो ये तो क्लियर है ना कि जी वेक्टर जो होगा ये डेल के साथ जीरो आएगा, जी वेक्टर जो होगा वो एफ के साथ जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि जी वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा विद द डेल ऑपरेटर, जी वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा विद द एफ ऑपरेटर, यही होता है राइट हैंड थंब रूल, यही राइट हैंड थंब रूल यही होता है। अब अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को डाइवर्जेंस चाहिए इसी का, डेल क्रॉस एफ का, तो यार डेल क्रॉस एफ का डाइवर्जेंस चाहिए, इसका मतलब डेल डॉट जी बोल रहा है कोई निकालने को। अब डेल डॉट जी तो पहले ही आप लिख चुके हैं कि डेल डॉट जी तो जीरो ही है। अच्छा, जी डॉट डेल हो चाहे डेल डॉट जी हो, कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो करता ही है। डेल ऑपरेटर ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता, किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करो इज ऑलवेज जीरो, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, नो नीड ऑफ कैलकुलेशंस। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कैलकुलेशन की नीड तक नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। अच्छा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा नहीं, क्या आएगा, आप निकाल लो, कर निकाल लो, फिर डाइवर्जेंस निकाल लो, आंसर विल बी जीरो, आंसर विल बी जीरो आएगा ना। अच्छा, आपको अगर होमवर्क करना है तो आप कैलकुलेट कर लो, अगर आपको होमवर्क करना है तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या कई बार में से पूछते कि सर हम क्या करें, सब तो आप करवा देते हो, तो करो आप डेल क्रॉस एफ निकालो अपनी कॉपी में, ये पहला स्टेप ये सॉल्व करो और सेकंड स्टेप उसके बाद डाइवर्जेंस निकालो। क्यों नहीं निकालोगे, प्रॉपर्टी पता है ठीक है, लेकिन आपको तो प्रैक्टिस करना है, निकाल लो, क्या प्रॉब्लम। ये आपके पास एग्जांपल नंबर 29, आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहां तक पहुंच गया, देखा आपको, यस सर। फॉर द वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर दिया आर रेस्ट पावर एन, वेयर आर लिख लेता हूं, वेयर आर वेक्टर 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है भैया, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ओके। वेयर एफ वेक्टर इज ए सोलेनोइडल वेक्टर, जैसे एफ वेक्टर सोलेनोइडल वेक्टर बोला, इसका क्या मतलब है सर, एफ वेक्टर सोलेनोइडल बोला, इसका मतलब डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू द जीरो, सोलेनोइडल वेक्टर।
नेट जो क्वांटिटी होती है सोलेनाइडल, आपको पता है फ्लूइड, फ्लूइड से आया आपके पास सोलेनाइडल, ग्रीक वर्ड में बताया था सोलेनाइडल का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जेंस फ्री, वाई डाइवर्जेंस फ्री सब बता चुका हूं। डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, इसका डाइवर्जेंस आपके पास जीरो होगा। अब एन की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन है कि सर मेरे को एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो मैं नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि एफ वेक्टर क्या है। एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर है आर रेस्ट पावर एन और आर वेक्टर, और मेरे को डेल डॉट एफ निकालना। तो मेरे को डेल डॉट जब निकालना था एफ और आर रेस्ट पावर एन और आर वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपके पास है स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे करते हैं अपन, डेल डॉट एफ प्रॉपर्टी लगा दे अपन, ये सब प्रॉपर्टी लगा देते। क्या प्रॉपर्टी थी भैया, प्रॉपर्टी ये थी सर कि मैं ना ये कर दूं, डेल आर रेस्ट पावर एन निकाल लूं, मतलब ग्रेडियंट निकाल लूं, और फिर डॉट प्रोडक्ट कर दूं आर वेक्टर के साथ। ये था सर, ये ग्रेडियंट है, फिर आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर सर आर की पावर एन ऐसे लिख दो, और ब्रैकेट में ये निकाल दो सर डाइवर्जेंस उस वेक्टर क्वांटिटी का, दिस द प्रॉपर्टी। अब मेरे पास बचा है कि ठीक इतनी चीज है, तो अब मैं पहले निकालता हूं डेल आर रेस्ट पावर एन। अब डेल आर रेस्ट पावर एन निकाल रहा हूं तो क्या होता है पता है, एफ डेस आर और आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एफ डेस आर मतलब आर रेस्ट पावर एन का क्या होगा सर, एन आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, फिर क्या होगा आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, इतना ही होगा ये। अब देखो ये आर वेक्टर था, आर आपके पास ये हो गया, इतना ही है। अब अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट कर दूं, डेल आर रेस्ट पावर एन के साथ डॉट प्रोडक्ट विद आर कर दूं, सेकंड स्टेप। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट विद आर करूंगा तो एन आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, और आर डॉट आर कितना होगा पता, आर स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई आर तो था ही पता, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, और आर की पावर वन इसमें जब ऐड हुआ तो पता कितना हो गया, एन आर की पावर एन, इतना आया बस अभी। ये स्टेप नंबर 2। अब उधर जा रहा हूं मैं, इसमें आपको पता है कि स्टेप नंबर 3 में मैं बोल सकता हूं कि स्टेप नंबर 3 में डेल डॉट आर क्या होता है, वी नो दैट सर, ये पता है सर, इसको तो यूज कर लूंगा ना मैं भी, ठीक है। अब आपके पास पुट कर देते पूरी चीजों को, डेल डॉट एफ निकाल रहे थे अपन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप को, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जब मिला लिया तो कितना आ गया, एन रेस पावर एन आ गया सर, फिर प्लस यहाँ कितना था, आर की पावर एन था और ये 3 था, तो 3 आर रेस पावर एन आ गया, तो कॉमन कितना आ गया, आर रेस पावर एन, ब्रैकेट में कितना आ गया, एन प्लस 3। अब ये डाइवर्जेंस सोलेनाइडल वेक्टर बोला था तो रिजल्ट विल बी जीरो, जब ये रिजल्ट विल बी जीरो बोल रहा है तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आर की पावर एन, ये तो आर की पावर एन जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई 2 होता है, ये तो जीरो होने से रहा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये जीरो हो जाएगा आपके पास, एन प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, इसका था फाइनली आंसर एन इज माइनस 3, ये आपका आंसर है, तो माइनस 3 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन गेट में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन गेट में देखने को मिल सकते हैं, स्टाइल ऑफ गेट है ये, गेट का स्टाइल, गेट स्टाइल, ये गेट का स्टाइल है। अब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो फटाफट हम सॉल्व कर लेंगे। 1996 आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, द एक्सप्रेशन कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, एफ यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन है, अच्छा यहाँ पे एफ बोला है, एफ स्केलर बोला तो कोई इशू नहीं, बोला कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, जब आपको बोला कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, अब एफ तो आपके पास ये है, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट डेल क्रॉस और डेल एफ, ये इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि आपको पता है इसमें कोई रोटेशन क्वांटिटी होता नहीं है, ग्रेडियंट एफ में कोई रोटेशन क्वांटिटी होता नहीं, नो रोटेशन क्वांटिटी, नो रोटेशनल कंपोनेंट, तो कर्ल विल बी जीरो, तो कर्ल आपके पास जीरो होगा। लेकिन अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा लगा दिया करो, ये तो नल वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू दिस 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 इक्वल टू दिस, स्केलर ऑफ ए जीरो मैग्नीट्यूड, देखो जीरो इसमें भी लिखा है और इसमें भी जीरो लिखा है, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि ये नल वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका जीरो मैग्नीट्यूड, इसलिए डी आंसर। यहाँ पे भी जीरो लिखा है, ये जीरो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आप कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं, इधर नल वेक्टर इज ऑलवेज रिमेंबर नल वेक्टर। इतनी छोटी सी बात पे भी क्वेश्चन पूछ लेते वो लोग, यस पूछ लेते, कोई इशू नहीं। अगला क्वेश्चन में जा रहे हैं अपन, क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2005 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बोल रहा है कि डाइवर्जेंस से आपके पास क्या बोला है, एक ए वेक्टर है जिसका डाइवर्जेंस इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज, अब ऑलवेज जीरो बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई, किसी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस ऑलवेज जीरो होगा, इसका क्या मतलब पता है, जो ए क्वांटिटी होगा
वो कर्ल क्वांटिटी होना चाहिए किसी ना किसी वेक्टर का, मान लो तो बी या सी, कोई भी वेक्टर मान लो, बी एज्यूम कर लिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब ए जो होना चाहिए कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब ए कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। तब अगर कर्ल ऑफ एनी वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो फिर डाइवर्जेंस जीरो होगा ऑलवेज, यही तो करेक्ट होता है आपके पास। इफ द वेक्टर ए कैन बी एक्सप्रेसेस, वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड, नहीं भैया, ए को लिख सकते हैं कर्ल द डाइवर्जेंस ऑफ एनी, नहीं नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ ये तो होता भी नहीं है, द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, नहीं नहीं नहीं, द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, बिल्कुल ये डी आंसर, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, बी लिखो सी लिखो, कोई भी वेक्टर फील्ड हो, या बी नहीं लिखते तो भी चल जाता, कोई भी वेक्टर फील्ड हो। तो ओवरऑल इनका मतलब ये है कि सर ये तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट खूब पूछते हैं, हाँ खूब पूछते, दिखाता हूं मैं भी आपको। अब आपके पास 2025 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन है कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल आप पूछ रहे, देखो क्या क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर फील्ड, आर्गुमेंट, मैग्नीट्यूड आपके पास, देखो जीरो, इधर जीरो, इट्स नॉट नल वेक्टर, इधर जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आपको पता होना चाहिए कि डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डेल डॉट डेल क्रॉस एनी वेक्टर क्वांटिटी, ये इज ऑलवेज जीरो, एनी वेक्टर क्वांटिटी, ये डेल क्रॉस करेंगे वेक्टर निकलेगा, डाइवर्जेंस करेंगे एक स्केलर निकलेगा, इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि इसका जो भी रिजल्टेंट निकलेगा वो इसके और इसके परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थोगोनल होता है, राइट हैंड थंब रूल, या राइट हैंड थंब रूल। तो जब वो डेल के परपेंडिकुलर होगा तो फिर डेल के साथ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, जो ऑलवेज, ये देखो आपके पास तो डी आंसर था, जीरो। ये 2023 का क्वेश्चन, आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन, और ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। बोला कि फाई एक स्केलर फील्ड है और यू एक वेक्टर फील्ड है, यू वेक्टर फील्ड है और फाई एक स्केलर फील्ड है, बताओ कौन सा आइडेंटिटी ट्रू होगा, डाइवर्जेंस ऑफ फाई यू। अच्छा, कोई बोल रहा है कि मेरे को डाइवर्जेंस ऑफ फाई यू चाहिए और यू वेक्टर है ना, वेक्टर बना लो ऐसा, इसका मतलब डेल डॉट फाई यू कोई पूछ रहा है, ये तो पता क्या होता है सर, ये होता है सर डेल फाई, मतलब ग्रेडियंट निकाल लो आप, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो उस वेक्टर क्वांटिटी का, प्लस फाई को बाहर रख के यू के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, मतलब डेल डॉट यू, दिस वन ये होता है डेल फाई यू डॉट यू, यू के साथ ग्रेडियंट फाई, यू के साथ ग्रेडियंट फाई, यहां पे भी दिख रहा है यू के साथ ग्रेडियंट फाई, यहां पे भी दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैंसल, ये नहीं हो सकता, ये ग्रेडियंट फाई के साथ यू डॉट प्रोडक्ट है, तो ए और सी बचा। दूसरा क्वांटिटी क्या है, दूसरा क्वांटिटी है डेल यू फाई के साथ, डेल यू मतलब डाइवर्जेंस ऑफ यू, डाइवर्जेंस ऑफ यू फाई के साथ, ये डाइवर्जेंस ऑफ यू फाई के साथ, यहां पे किधर है ये फाई ग्रेडियंट ऑफ यू लिखा है, गलत है, तो आंसर इज ए। सिर्फ रिजल्ट पूछ लिया आपसे। अब आपको अगर ये रिजल्ट नहीं पता तो फिर कैसे करोगे बताओ? आप बोलोगे सर मैं तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो क्वेश्चन भी तो देना चाहिए ना, वो तो प्रॉपर्टी ही पूछ लिए। इसलिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जिस स्टाइल में पढ़ा रहा हूं, जहां मैं बोलता हूं प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जहां मैं बोलता हूं क्वेश्चन, जहां बोलता हूं सब कुछ, सब मेरे स्टाइल से पढ़ रहा हूं, तो सिर्फ आपसे रिजल्ट पूछा गया, तो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट आपको कर्ल वाला भी पूछा जा सकता है, कर्ल ऑफ फाई यू, ये भी पूछा जा सकता है, अभी देखते एक आदि में पूछा ही होगा कर्ल ऑफ फाई यू। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ से, सिर्फ रिजल्ट ही पूछ लिया 2023 का। अगर जिसको पता होगा सिर्फ 10 सेकंड के बाद वो आगे बढ़ गया होगा, लेकिन जिसको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होगी, जो बहुत अच्छे से फीलिंग में नहीं होगा, वो तो परेशान हो गया होगा क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं। 2006 आईआईटी खड़गपुर का आपके पास क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, डेल क्रॉस पी। अच्छा इसमें अगर ध्यान से देखो तो कुछ है ही नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है सर, बैक 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 कैब रूल होता है, और कैब, ये कैब हो गया, बैक कैब रूल यही होता है आपके पास। अब अगर मैं बोल दूं कि डेल क्रॉस पी, वेक्टर लगाना चाहिए पी में वेक्टर नहीं लगा है, पी इज वेक्टर लगा देना चाहिए, तो ये आपके पास ये बी वाला डेल ये हो गया, और ये हो गया डेल डॉट पी, माइनस सी क्या हो गया पी वेक्टर, और ए डॉट बी क्या हो गया डेल डॉट डेल, डेल डॉट डेल करोगे तो डेल स्क्वायर आ जाएगा, तो डेल स्क्वायर पी हो जाएगा, डेल डॉट पी, तो ये आ गया आपके पास डेल डॉट पी, वेक्टर वो नहीं बनाया तो क्या प्रॉब्लम, ये डेल स्क्वायर पी, डेल स्क्वायर, तो डी आंसर आ गया। तो इज अ ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट इज द कांसेप्ट ऑफ ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, नथिंग एल्स, इज वेरी सिंपल। 2020 आईआईटी दिल्ली में क्या पूछा आपसे, देखो जरा ध्यान से, बोला कि यार फॉर ए वेक्टर फील्ड ए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स,
फॉल्स बोला है भाई, तो बाकी सब ट्रू होंगे। ए अगर सोलेनोइडल वेक्टर है तो डाइवर्जेंस जीरो होता है, बिल्कुल ट्रू है भैया, अगर डाइवर्जेंस जीरो होगा तो सोलेनोइडल होगा। अच्छा, कर्ल ऑफ कर्ल, कर्ल ऑफ कर्ल ये तो ट्रिपल प्रोडक्ट है, वही अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। ये बैक है, ये बी है, ए बी सी बी, तो ये बैक और ये कैप हो गया, भी सही है, ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। डेल क्रॉस ए इज अनदर वेक्टर फील्ड। अच्छा, डेल क्रॉस ए आपके पास जब ये कर्ल निकालते हैं एक वेक्टर फील्ड आपके पास आता ही है, ये भी ट्रू है यार, जब भी कर्ल फाइंड आउट करोगे वेक्टर क्यों नहीं आएगा। ए बार इज ए इररोटेशनल इफ डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर ए जीरो होने से, अच्छा एक तो डेल स्क्वायर ए कभी भी ये आपका निकलता ही नहीं है, ये यहां पे डेल स्क्वायर जो निकलता है ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, ये जो है ना ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है आपके पास। एक तो लिखा भी गलत है, अच्छा जब गलत ही है तो फिर गलत लिखने में भी कुछ नहीं होता है, एक तो ये ऐसा होता ही नहीं गलत लिखा, ऊपर से जब जीरो होता है आपके डेल स्क्वायर फाइव, जब डेल स्क्वायर फाइव जीरो होता है, एक तो ये गलत लिख दिया तो फिर कुछ भी लिखो, तो फिर आपके हार्मोनिक फंक्शन बोलते थे, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो पता चल गया डी आंसर है फॉल्स। 2020 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो फिर मेरे क्वेश्चन जब पूरे कवर हो जाएंगे तो आप फ्री हो जाओगे। फिर क्या है, द वेक्टर फंक्शन ए इज गिवन बाय ए, वेक्टर जो है वो डेल यू है। अच्छा देखो, डेल के ऊपर वेक्टर बना दिया तो चलता है, क्योंकि डेल जो डेल ऑपरेटर है वो एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और यू जो है वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब आपको बोला कि डेल क्रॉस ए निकालना है, बाद में मैग्नीट्यूड करूंगा, डेल क्रॉस ए निकालना। अच्छा, डेल क्रॉस ए, और ए क्या है पता है आपके पास, ए, अच्छा डेल के ऊपर भी वेक्टर बना हुआ है डेल क्रॉस ए, और ये क्या बचा आपके पास पता है, ये आपके पास बना ए वेक्टर जो बना है वो डेल यू बना हुआ है, ये बना हुआ आपके पास। एक हम डेल के ऊपर वेक्टर बना सकते हैं, यस वेक्टर ही होता है, बहुत कम लोग बनाते हैं, मतलब यहां दिख रहा है तो आप किसी क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, और आईआईटी के बाकी प्रोफेसर नहीं लगाते, जैसे लगा दिए, ये लगा दिए, तो बहुत आर करेक्ट, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है इन सब चीजों में। अब देखो ये क्या है, ये बोल रहा है कि कर्ल ऑफ ए, और ए क्या है, ए जो है ये क्या है सर, ये ग्रेडियंट है सर, तो पता है क्या निकाल रहे हैं आप, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट यू, ये तो सही तो जीरो होता है, हाँ बिल्कुल जीरो होता है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालूंगा तो जीरो ही आएगा। अब जब जीरो आ गया तो डेल क्रॉस ए एक नल वेक्टर है, नल वेक्टर आएगा भाई, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो जीरो ही आएगा, वो एक ये आएगा, ये नल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो इसलिए आंसर जीरो लिखा हुआ है, ये बी आंसर, इज वेरी सिंपल। तो ये तो आते ही रहेंगे, बार बार तरीका चेंज करते रहते हैं। अब ये 2002 का आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर, एक वेक्टर है भैया, एक वेक्टर है ए, एनी वेक्टर क्या होल्ड करेगा किसी वेक्टर के लिए। अब डाइवर्जेंस निकालोगे तो क्यों जीरो आएगा, डाइवर्जेंस क्यों जीरो आएगा, कोई सोलेनोइडल बोला है क्या, फॉलोइंग होल्ड्स फॉर, क्यों होल्ड करेगा, ये नहीं होल्ड करेगा। अरे कोई वेक्टर का डेल डॉट ए जीरो भी आ सकता है, अगर वो वेक्टर अगर सोलेनोइडल है तो, कोई वेक्टर सोलेनोइडल नहीं है तो जीरो नहीं भी आ सकता है, इसका तो दोनों पॉसिबिलिटी किसी वेक्टर के लिए, सोलेनोइडल होगा तो जीरो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, लेकिन आप ये कैसे बोल दोगे कि जीरो होगा, इसलिए होल्ड नहीं कर सकता हमेशा। डेल क्रॉस ए ये क्यों सही होगा, डेल क्रॉस ए भी आपको पता है कि डेल क्रॉस ए अगर जीरो आ गया तो वो इरोटेशनल वेक्टर होगा, और डेल क्रॉस ए जीरो नहीं आया तो वो इरोटेशनल वेक्टर नहीं होगा भैया, दोनों पॉसिबिलिटी, किसी का कर्ल जीरो भी आ सकता है नहीं भी आ सकता है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा ट्रू होगा, इज ऑलवेज होल्ड, ऑलवेज, सोचो ये तो प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है ग्रेडियंट ऑफ कर्ल, तो ग्रेडियंट ऑफ कर्ल क्या है, कर्ल निकालोगे एक वेक्टर आएगा उसका ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये ग्रेडियंट ऑफ कर्ल कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, हर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि हर कोई जीरो हो जाए, सिर्फ ये जीरो ऑलवेज होगा, बाकी सब क्यों जीरो होंगे, और ग्रेडियंट ऑफ कर्ल जीरो क्यों होगा, तो ओनली आंसर इज सी। तो ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं लोग। अब 2013 आईआईटी बॉम्बे के क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर, इसका मतलब है कि ये स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है, बोला इसका ग्रेडियंट निकाल के उसका कर्ल निकालो, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन जब बोल दिया इज ऑलवेज जीरो यार, कर्ल तो जब ग्रेडियंट जब हम निकालते किसी फंक्शन का तो डेल फाई, जब हम डेल फाई फाइंड आउट करते हो तो नो रोटेशन कंपोनेंट, नो रोटेशनल कंपोनेंट, और जब इसमें पास कोई रोटेशनल कंपोनेंट नहीं है तो इसका कर्ल इज ऑलवेज जीरो। अब सपोज करिए नहीं पता होता आपको तो फिर आप सॉल्व करते, फिर आप बोलते मैं डेल वी निकालूंगा, अब डेल वी निकालते तो डेल वी बाय डेल एक्स करते,
डेल वी बाई डेल एक्स करते। अच्छा ये आपके लिए ऐसे ही सॉल्व करने के लिए डेल वी बाई डेल एक्स करते, फिर डेल वी बाई डेल वाई करते, फिर डेल वी बाई डेल जेड करते। मतलब सोचो अगर आपको प्रॉपर्टी ना पता हो तो आप टाइम वेस्ट करोगे। 2x² तो 4xy होता, इसमें भी x है तो 4z² होता, सोचो तब जाके आई कैप होता। फिर आपके पास y निकालते तो 2x² होता, तो 2x² होता। फिर y करते तो आपके पास कितना होता, 6yz होता, 6yz होता, और ये बनता j कैप। सोचो कितना सारा टाइम लगना चालू होता है। और k कैप के साथ क्या आता, डेल बाई डेल जेड करते तो 3y² होता, और क्या होता, और 8zx होता, 8zx होता। सोचो ये हो गया आपके पास, क्या हो गया ये, डेल वी। अब अगर मेरे से कोई बोले कि यार मेरे को तो ये निकालना था, क्या कर्ल ऑफ ग्रेडियंट निकालना था, तो डेल क्रॉस डेल वी करना, यही पूछा है मेरे से। तो डेल क्रॉस जैसे भी करूंगा तो भैया आई जे के करूंगा, आई जे और के करूंगा, फिर डेल बाई डेल एक्स करूंगा। सोचो कि अगर प्रॉपर्टी ना पता, अच्छा वो क्वेश्चन भी इसलिए पूछे कि भैया करो जो करना है आपको, ये करो। ये आपके पास 4xy हो गया प्लस 4z² हो गया, डेल बाई डेल वाई करोगे तो 2x²। अच्छा जब एग्जाम में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो फिर वो सब कुछ करेगा, ये सब कुछ, और ये 3y² प्लस 8zx हो गया, ये करेगा सब कुछ। अब देखो आपके पास आई के साथ क्या आ गया, आई के साथ क्या आ गया, डेल बाई डेल वाई किए तो कितना आ गया 6y, माइनस डेल बाई डेल जेड किए तो कितना आ गया, ये देखो 0 और ये 6y आ गया, देखो 0 आ गया, आ गया। फिर माइनस जे केप करता हूं, देखना ध्यान से देखना, जे केप के साथ कितना आएगा, ये गया और ये गया, डेल बाई डेल एक्स किए तो कितना आ गया 8z आ रहा है, 8z माइनस डेल बाई डेल जेड किए तो कितना आ रहा है 8z आ रहा है, देखो 8z और 8z कैंसिल आउट। फिर के केप के साथ कितना आ रहा है सर, के केप के साथ ये गया ये गया, डेल बाई डेल एक्स किए तो कितना आया 4x आ गया, माइनस डेल बाई डेल वाई किए तो कितना आ गया 4x आ गया। देखो आपके पास इसका तो फाइनली नल कंपोनेंट आ रहा है, ये तो पता ही था आएगा। अगर किसी को ना पता हो तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसका टाइम जाएगा। उसको पता हो तो इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो यार, ऑलवेज जीरो। इसलिए बोल रहा हूं कि पता होना जरूरी है। अब देखो आपके पास 2024 आईएससी बेंगलोर का क्वेश्चन क्या बोला है, एक बोला पी वेक्टर है, एक पी वेक्टर गिवन है, यस, और एक आर दिया आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन, एक वेक्टर और एक स्केलर दिया। बोला कि बताओ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इसका अगर मैं ग्रेडियंट निकाल के कर्ल फाइंड आउट करूं, इज ए नल वेक्टर। भैया कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट डेल आर, आर जो है वो एक आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। अब आपको पता है ग्रेडियंट में तो आपके पास ग्रेडियंट जो होता है किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन उसमें रोटेशन क्वांटिटी होता है, ऑलवेज जीरो, नल वेक्टर। सही तो बोल रहा है। द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल डेल डॉट, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल डेल डॉट कर्ल क्या, पी वेक्टर। अब अगर मैं कर्ल फाइंड आउट करूंगा तो डेल क्रॉस पी का जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा और डेल और पी दोनों के साथ ऑर्थोगोनल होगा, तो डेल के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा, तो इज ऑलवेज जीरो। ये भी लिखा हुआ है कि जीरो होगा, तो भैया दो स्टेटमेंट लिखे दोनों ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू, क्वेश्चन खत्म, बोथ आर ट्रू। अब अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो फिर तो जान चल जाएगी। अगर आप सोचोगे कि मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा, मैं इसका डेल, इसका मैं ग्रेडियंट निकालूंगा फिर मैं कर्ल निकालूंगा, फिर इसका मैं कर्ल फाइंड आउट करूंगा फिर डाइवर्जेंस निकालूंगा, भैया तो जान चल जाएगी। बट फिर भी ये होमवर्क इसलिए है, आंसर तो आ गया, होमवर्क इसलिए है कि सॉल्व करो, किस लिए, प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है नहीं, इतना सारा मैं करवा दिया हूं तो इसलिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुरंत 2024 का। अब 2014 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। अब आपके पास, अच्छा हम हमेशा मान के चलते बहुत फास्ट मोड में रहते हैं कि एक दिया है डाइवर्जेंस ऑफ एफ वी दिया है, बोला कि ये है इतना, वेयर एफ स्केलर है और वी आपका वेक्टर फील्ड है। देखो एफ स्केलर है, ये एफ स्केलर है और ये वेक्टर है, लिखा है वेक्टर है रिस्पेक्टिवली, और वी वेक्टर बोला है कि ये है आपके पास वाई आई जेड जे प्लस एक्स के, और ये वी डॉट पूछा है डेल एफ, मतलब ये वेक्टर के साथ इसका ग्रेडियंट आपके पास पूछा है डेल एफ का। तो आप देखोगे तो आपको वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ज्यादा देर समझ नहीं आएगा तो इसका आंसर जीरो, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में कोई सॉल्व कर रहा होगा तो सोच रहा होगा यार क्या करूं, कुछ पता नहीं, पूछने का तरीका बड़ा अजीबोगरीब दिया है और कैसा कैसा लिखा है करके, ऐसे कुछ सोचेगा कैसा कैसा लिखा है करके, तो फिर वो सोचेगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और फिर उसके बाद जीरो तो है ही ऑप्शन में। अब देखो ध्यान से देखो आपके पास क्या है, आपके पास पता है, ये आपको पता है क्या होता है, डेल डॉट एफ वी
वी वेक्टर पता है क्या होता है, एक लिखते हैं अपन प्रॉपर्टी डेल एफ, ये ग्रेडियंट हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट विथ वी, फिर एक होता है एफ बाहर और ये डेल डॉट वी, यही होता है। देखो जरा ध्यान से, अब इसमें से मेरे पास वी वेक्टर आपके पास गिवन है, वी वेक्टर गिवन है भैया, वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के। अब सोचो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसका डाइवर्जेंस निकालना है इस वी वेक्टर का, तो डेल वी बाय डेल एक्स करूंगा, डेल वी बाय डेल एक्स करूंगा ना इसके साथ, तो जीरो आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स करूंगा और ये वाई आ गया जीरो, डेल बाय डेल वाई करूंगा ये जेड आ गया, और डेल बाय डेल जेड करूंगा ये एक्स आ गया, तो ये तो सब जीरो आ गया यार, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये तो जीरो आ गया। इसका मतलब है कि डेल डॉट वी की वैल्यू तो जीरो आ गई आपके पास, तो दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। क्या बचा आपके पास कि सर डेल डॉट एफ वी, वी वेक्टर है ये, इक्वल टू क्या बचा, डेल एफ डॉट वी, यही था। हमसे क्या पूछा था, वी डॉट से, अच्छा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो वी पहले लिख लो और डेल एफ बाद में लिख लो। इसका मतलब पता है जो पूछा था वो वही है जो गिवन था, ये हमसे पूछा गया है, ये हमारे पास गिवन था और बोथ आर सेम। इसका मतलब है ये ही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स इज द आंसर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया सर। कई लोग तो जीरो देख रहे होंगे, सीन में जीरो होगा कई लोग के, तो क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, उनको लगता है कुछ तो था तो जीरो लगाना, भैया 5 बार जीरो आया था, इसलिए बिना सोचे समझे जो जीरो लगाने पे जाते, बिकॉज उनको उतना अच्छा आता नहीं है, इतने अच्छे से प्रॉपर्टी देखना नहीं समझ आता है, इसलिए उनको लगता है जीरो, क्योंकि मैक्सिमम समय तो जीरो होता है। अच्छा आपको सच में नहीं आता है ये टॉपिक, और अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो फिर जीरो मार सकते हो। वेक्टर कैलकुलस में अगर कोई पूछ रहा है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ही आपको नहीं आता है, तो फिर आप जीरो तुक्का मार दो, बिकॉज कोई माइनस मार्किंग नहीं है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। बट ऐसे स्टूडेंट कैसे अच्छा कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये 1995 आईआईटी कानपुर से क्वेश्चन है, इतना पुराना क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन दिखने वाले हैं। एक वी एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, एफ इज सफिशिएंट डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, कर्ल ऑफ एफ वी निकालना है। मतलब सर ये तो प्रॉपर्टी हो गया, कैसे, ये देखो कर्ल ऑफ एफ वी निकालना है, कैसे सर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वी अगर निकालना और वी अगर वेक्टर है, वी है वेक्टर, हाँ वी वेक्टर है, तो क्या होता था, ये होता था डेल एफ मतलब ग्रेडियंट, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट वी का, और फिर एफ के साथ डेल डॉट वी, ये होता था सर डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी। बट अगर ये कर्ल की प्रॉपर्टी है तो डेल क्रॉस एफ वी, सेम चीज है, बस अगर कर्ल की प्रॉपर्टी है इसी के साथ, तो बस यही डेल एफ ग्रेडियंट, ये डॉट की जगह क्रॉस हो जाएगा वी वेक्टर प्लस एफ, और ये डेल डॉट वी था तो डेल क्रॉस वी वेक्टर, बस इतना ही, चेक कर लो। तो ग्रेडियंट एफ इंटू वी और एफ कर्ल वी, ए आंसर, ए आंसर। ये अभी आपको गेट में भी, ये देखो 1995 में आया था, ये आपको 2026, 27, 28 ये आने वाले समय में दिखने वाला सेम चीज, क्योंकि ये तो ये पूछना, ये उनके फेवरेट है यार, ये उनके फेवरेट पार्ट, ये पूछना उनको फेवरेट लगता है हमेशा से। हमारा ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है भैया, लास्ट बोल रहा है कि यार डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फाइंड आउट करना है 2017। अब आपके पास एक वी वेक्टर दिया है और डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फाइंड आउट करना है। अब कोई तुक्का भी मार दिया कि सर आप तो बोले थे तुक्का मार दो, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको ये तो पता है कि जब भी आप कर्ल किसी वेक्टर का फाइंड आउट करते हो तो जो भी रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल होता है, तो डेल के साथ तो जीरो आना ही है, तो ऑलरेडी वी नो दैट ये जीरो, ठीक है। अच्छा अब आपके पास, हमको पता है कि एक्चुअली ये जीरो जो है वो जीरो आपके पास एक नंबर है, वेक्टर नहीं है, जीरो आपके पास एक नंबर है, जीरो ही है, इज नॉट नल वेक्टर, आंसर इज जीरो। पर मान लेते कि आपके पास अगर एग्जाम में किसी को क्लिक नहीं किया और वो बोला कि सर मैं तो ना डेल क्रॉस वी निकाला था, भैया ठीक है डेल क्रॉस वी निकाल लिया था, तो ऐसा नहीं जरूरत पड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस में कमी होती तो लोग ऐसा करते हैं, बट फिर आपका मैथ्स बहुत फास्ट होना चाहिए। वैसे तो मैं मानता हूं कि इसकी जरूरत ना पड़े यार, एक अच्छा आप अगर में से पढ़े हो तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 2yz है बस, 2yz है सर, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, 3xz है, बिल्कुल सही है। फिर सर 4xy, ये तो अगर मैं बोल दूं कि देखो आई के साथ क्या आया था, आई के साथ कर ले अपन, डेल बाय डेल वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, फिर डेल बाय डेल जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा,
तो -3x, सही है। माइनस जे के साथ गया, ये गया, ये गया, डेल बाई डेल एक्स किए तो कितना आ गया सर 4y आ गया, सही है। माइनस डेल बाई डेल जेड किए तो कितना आ गया 2y आ गया, ठीक है। फिर आपके पास कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है आपके पास, यस सर। फिर के कैप किए तो कितना हो गया, ये गया, डेल बाई डेल एक्स किए तो कितना आ गया 3z आ गया, माइनस डेल बाई डेल वाई किए तो ये यहां से गया था तो ये आ गया 2z। जे कैप के साथ कितना आया था, जे कैप के साथ आया था डेल बाई डेल एक्स किए थे तो 4y आया था, और फिर डेल बाई डेल जेड किए थे ना, तो ये आपके पास यहां से ये गया और ये गया, तो ये गया और डेल बाई डेल जेड 2, ठीक है। आपके पास रिजल्ट कितना है, रिजल्ट आया आपके पास एक्स आई कैप, फिर आया है 2y जे कैप, फिर आया है जेड के कैप, इतना ही आया, यस सर। ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ आई, डेल ऑफ वी आया। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा सर कि पहला स्टेप तो हो गया कि डेल क्रॉस वी निकाल लिया अपन, क्या निकल गया एक्स आई। कभी कभी जब कैलकुलेशन करते तो फिर स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा देखना होता है, अगर कोई सॉल्व कर रहा है तब की बात कर रहा हूँ जेड के। अब क्या निकालना है, अगला स्टेप है मेरे को डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना था, डेल डॉट डेल क्रॉस वी। जब मैं डाइवर्जेंस फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को फिर डेल बाय डेल एक्स करना होगा पहले के साथ, फिर डेल बाय डेल वाई करना होगा सेकंड के साथ, डेल बाय डेल जेड करना होगा थर्ड के साथ, सब अपने आप होगा। पहला आ गया 1, दूसरा आ गया -2, थर्ड आ गया 1, आंसर विल बी 0। देखो आंसर तो आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आना ही है, लेकिन फिर ये देखो ये सब करना पड़ रहा है। अगर आपको पहले से पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0, तो ये फेवरेट है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल का 0 होना, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट का 0 होना। लेकिन इतनी जल्दबाजी में ना रहे कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कोई ना पूछा हो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट कोई ना पूछा हो और आप तो भी 0 मार रहे हो। क्यों, क्योंकि सर 0 आता है सर लगभग पता है करके, जैसे एक क्वेश्चन में 0 नहीं आया था क्योंकि वो पूछा ही नहीं था जो आप सोच रहे थे। हमेशा इतना पढ़ना है। तो मेरे को लगता है कि मैं आपको सक्सेसफुली आपको वेक्टर कैलकुलस में सब कुछ बता दिया। जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा कि वेक्टर कैलकुलस का ये पार्ट आपका एकदम कवर हो गया, जिसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस और 110 क्वेश्चन सॉल्व। एग्जांपल तो बहुत सारे, बट 110 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 110 क्वेश्चन। अब अपन चालू करेंगे थ्योरम वाले पार्ट में, इंटीग्रल कैलकुलस वाले पार्ट में चालू करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे। इधर का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां तक मेरे को लगता नहीं किसी को डाउट आना चाहिए। अब देखते हैं कि अगले पार्ट को कितना अच्छा बनाते हैं अपन। ये अब अपना चैलेंजिंग होगा कि अगला पार्ट बड़ा कंसेप्चुअल है, उसको कितना अच्छा अपन हैंडल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको। ओके, थैंक यू।